कुंभाराम लिफ्ट परियोजना, बहुत सारे लोगों ने दावे किए। भजनलाल जी कलयुग के देवता हैं इस इलाके के, पर वो उनके कहने से नहीं है कि चुनाव लड़िए, फिर भी आपने डिसीजन लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा कोई व्यापार ऐसा है नहीं, कोई 2 नंबर का काम हम करते नहीं। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सतीश गजराज जी बिक गए, ये हुआ, बहुत सारी तरह की चर्चाएं चली। संतोष अहलावत जी और बिकने के जो सवाल हैं, तो धरती पे कोई पैसा ऐसा बड़ा नहीं जो सतीश गजराज को खरीद ले। कई बार पुलिस अधिकारियों को भी कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी है क्या, और इस तरह के कई सारे वीडियोज़ आपके भी वायरल हैं। घर के 3 तो पुरानी आग से जल जाएं और 4 उसके पशु जल के मर जाएं। पार्टी आपने बीजेपी ज्वाइन की? हाँ, पार्टी टिकट के लिए बहुत से पैमाने रखती है। इस तरह की नौबत कभी आती है जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ? एक बार तो काठ की हांडी चढ़ जाए। जीएल शर्मा जी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स साथ साथ में बोल रहे थे। मतलब फैमिली भी तो बैकग्राउंड में हमारे पीछे रहती है कहीं ना कहीं। हाँ, मेरी वाइफ के साथ जरूर इस बात की रहती है। एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह से मैनेज होते हैं? हमारे साथ हैं सतीश गजराज। चुनाव के बाद, राजनीति के बाद, इन सब चीज़ों से परे, क्या सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं या? पर संतोष अहलावत जी के बेटे की शादी में श्रवण कुमार जी आए थे और बड़े अच्छे से उनका व्यवहार आपस में अच्छा है। पार्टी की तरफ से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अब पूरा समर्थन मिलता है? पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है। कभी कभार मन में नाराज़गी आती है कि हम उन्हें एक तरह से जो देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे हैं। ये मलाल ज़रूर होता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये एक वक्ता की विशेष बात होती है, एक लाइन में तीनों को आपने खुश कर दिया। कि कभी प्रधानमंत्री जी के 10 मीटर के एरिया में भी गए हो क्या? राजनीतिक बयान सभी के आते रहते हैं। हमारा बच्चा जब खेल मैदान में नहीं जा पाएगा तो वो क्या सर्वांगीण विकास करवा पाएंगे हम उस बच्चे का? आपको पार्टी भी मौका देती है, जनता भी मौका देती है। क्या विजन रहेगा सर, मैनिफेस्टो क्या है खेल मैदान और इन सब को छोड़ने के बाद, इनके बाद? तो गाइज, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो युवा दिलों की धड़कन है, पूरा यूथ इनके पीछे चलता है। बहुत सारी बातें इनसे हमें सीखनी है, जाननी है। बने रहिए इस पॉडकास्ट में। जो भी बात आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लास्ट में पॉडकास्ट अच्छा लगे तो फटाफट लाइक का बटन दबा के ज़रूर जाना। तो स्टार्ट करते हैं, मिलवाते हैं आपको उन्हीं शख्सियत से। हमारे साथ हैं सतीश गजराज। सर, सबसे पहले तो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो स्टूडियो है इसके अंदर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं आपके जो ये यूनिक आइडियाज़ हैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में आपके जितने भी व्यूवर्स हैं उन सब को भारत की सेना ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत की सेना का जो पराक्रम हमें देखने के लिए मिला, उसके लिए मैं सभी आपके व्यूवर्स को शुभकामनाएं देता हूं। और आपको ये बधाई देता हूं कि आधुनिक भारत में जब देश दुनिया का सिरमौर बनने जा रहा है, उसमें आप जैसे युवा जो क्रिएटिव माइंड के साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक सामान्य सिंघाना जैसे गाँव के अंदर आप जैसा नौजवान एक यूनिक आइडिया के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और यही सही मायने में विकसित भारत की नींव रखता है। इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपके सभी व्यूवर्स को मैं इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे नौजवानों को हमें बहुत सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे, ये भारत के प्रधानमंत्री जी की भी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी बातें हमारे इस स्टूडियो और हमारे इस स्टार्टअप के बारे में कही। सच में ही मतलब मन से खुशी मिलती है। लेकिन सवालों के अंदर कोई भी कतई वो नहीं किया जाएगा, इस चीज़ के लिए मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है सर? सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने राजनीतिक कैरियर ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण रहा और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरे फादर भारतीय अर्धसैनिक बल में CRPF में थे और मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का स्टूडेंट रहा। वहाँ से आने के बाद में भी पढ़ाई में ठीक ठाक थे और मोतीलाल कॉलेज के अंदर हमने एडमिशन लिया। मोतीलाल कॉलेज में उस समय फीस वर्दी का एक आंदोलन हुआ। हम भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, बहुत जैसे इजी गोइंग सब स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं, हम लोग भी इकट्ठा हो गए। उस समय मोतीलाल कॉलेज के जो सेक्रेटरी थे वो GL शर्मा जी थे।
और जीएल शर्मा जी बेसिकली तो अपने ज़िले के ही हैं, पर मुंबई बेस्ड है। तो जैसे बातचीत नेगोशिएशन के लिए बच्चों को एक डेलीगेशन को बुलाया, उस डेलीगेशन में फर्स्ट ईयर की तरफ से मैं भी था। कोई राजनीतिक उससे पहले कोई पृष्ठभूमि भी नहीं थी, ना परिवार के अंदर थी और ना कॉलेज के अंदर भी ऐसा कोई सोच रखते थे। उस दिन जब वो नेगोशिएशन हो रहा था तो उसमें जीएल शर्मा जी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स साथ साथ में बोल रहे थे और उनकी जैसे थोड़े मोर इंटेलिजेंट आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुंबई रहते हैं, तो इंग्लिश निकलती भी है साथ में। तो उस समय वहाँ जो हमारा डेलीगेशन था, 5-6 जो स्टूडेंट हम थे सारे के सारे, तो उनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि इंग्लिश वो इंग्लिश वो समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है। और वो वापस से सही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उस समय जो हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारा सतीश इसका जवाब देगा। तो मैं क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ाई में भी ठीक था, मेरी इंग्लिश भी ठीक थी, तो मैंने सबसे पहले उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन जैसे ही हमने स्टार्ट किया और मैंने उनको बताया कि हमारे ये दिक्कत होती है, आपने ये फीस बढ़ाई है और इस मद में जो आप बढ़ा रहे हो उसमें कॉलेज की आवश्यकता है ही नहीं, पहले से कॉलेज के पास पैसा है। तो वो सारी जब बातें हमने की तो वो एक इंस्टेंट, भाई अपन ये मान सकते हैं कि भाई एक ऐसी घटना थी कि जो कोई बड़ी घटना तो नहीं थी, पर जैसे ही हम लोग बाहर आए तो वो सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने बताया कि सतीश ने ऐसे जवाब दिया और इंग्लिश के अंदर जवाब दिया, और वो सारे जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट बैठे थे वो सारे के सारे उन्होंने खूब अच्छे से वो ट्रीट किया, रोड़ा जम गया। हाँ, और फिर वो धीरे धीरे स्टूडेंट लीडर बन गए जी। कॉलेज की कोई बात होती थी, बच्चे हमारे पास आ जाते थे साथी हमारे, और उनके साथ करते करते फिर कॉलेज के इलेक्शंस आ गए तो उसमें हमने पार्टिसिपेट कर लिया, फिर एक स्टूडेंट यूनियन में आ गए, फिर उसके साथ लग गए, और साथ में रहते रहते ही फिर 2010 के अंदर जिला परिषद का चुनाव आ गया। तो उस समय भी जिला परिषद का चुनाव लड़ने की कोई ऐसी मनसा नहीं थी, ये भी नहीं पता था कितना बड़ा वार्ड होता है, जिला परिषद मेंबर के क्या काम होते हैं। हमारा गांव बहुत छोटा सा गांव, 250 घर, लगभग 250 से 270 के आसपास घर हैं। पॉलिटिकली ज़्यादा कोई कनेक्टेड गांव नहीं है हमारा। तो जैसे मैं घूमता था कॉलेज की राजनीति के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं स्टूडेंट यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बन गया। तो उस समय में अखबार में गांव वाले पढ़ लेते थे कि यार सतीश गजराज जी हमारा लड़का है और आज यहाँ कॉलेज के लिए बोल रहा है, आज यहाँ बोल रहा है। फिर जैसे कॉलेज स्टूडेंट लीडर जब होते हैं तो फिर कोई भी आंदोलन सरकारों के खिलाफ होता है, कोई लोगों की मांग होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। तो हम लोग जाते थे। तो गांव वालों ने कहा यार ये लड़का राजनीति में, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, तो इसको अपन क्यों ना सरपंच का चुनाव लड़ा दें। ठीक है। और जैसे मेरे साथ जो मेरे से जो बड़ी उम्र के हमारे गांव के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने मुझे, दीपावली की छुट्टियों की बात है ये, मुझे खूब अच्छे से याद है। तो जैसे घर पे बैठे थे तो जैसे हुक्का पीते हैं गाँव के अंदर, तो सब लोग बैठते हैं साथ में 10-20 आदमी, तो वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा यार अपन सरपंच का चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते। तो मैंने कहा वैसा अभी तो मेरी उम्र उस समय लगभग 22 बरस हुई नहीं थी पूरी। तो मैंने कहा अभी तो मैं कॉलेज का, मेरा इच्छा थी मैं कॉलेज का यूनिवर्सिटी जा कर के चुनाव लड़ूंगा। तो वो बातें होती इस लेवल के ऊपर आ गई कि उन्होंने सबने मिलके कह दिया कि हमें सरपंच का चुनाव लड़ना है। और फिर क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने लग गया था, मुझे शौक भी था इस बात का कि भाई राजनीति में रह करके आप बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं लोगों के लिए वो भी कर सकते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहते हुए मैंने देखा, जब मैं चिड़ावा कॉलेज के अंदर फीस वर्दी हुई, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ, पर उसके बावजूद भी 500 रुपये पर स्टूडेंट के उस समय कम करवाने में कामयाब हुए। एक बार फीस वर्दी हुई राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, एग्जामिनेशन फीस बढ़ी, उसमें घनश्याम तिवारी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। हम लोग यहाँ से पूरे झुंझुनू सीकर से लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट, जब उसमें पैसा भी नहीं होता था, है ना, लोगों से ऐसे बसों वालों से हाथ जोड़ के कि आपको एक बस हमें देनी पड़ेगी इसके अंदर एक स्कूल, ऐसे करके हम 4-5 हज़ार स्टूडेंट वहाँ गए। और नवरात्रों का समय था, घनश्याम तिवारी जी नवरात्रों में रहते थे। और जब उनको ये पता चला कि 5-4 हज़ार बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी के वीसी कार्यालय के सामने बैठे हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ जयपुर बुलाया, अपने आवास के ऊपर बुलाया, सरकारी आवास पे। और हमने कहा साहब जब बीकानेर की यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी फ़ीस होती है और हमारी इतनी फ़ीस होगी तो स्टूडेंट तो एक ही है पूरे राजस्थान का। और उन्होंने हमारी बात को अप्रिशिएट भी किया और फिर उस फीस के अंदर हमें रिबेट भी दी। तो ऐसे धीरे धीरे मन को ये लगने लग गया था कि अगर राजनीति के जरिए हम ज़रूरतमंद की वो मदद कर सकते हैं जो आप दूसरे किसी भी रास्ते से कर नहीं सकते हैं।
तो फिर वो सरपंच के चुनाव की तैयारी गांव के अंदर बैठ करके हमने सब लोगों ने स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही लॉटरी हुई, इसमें पंचायत राज के अंदर आरक्षण लॉटरी से होता है, तो वो हमारी सीट एससी के लिए रिजर्व होगी। क्योंकि मैं ओबीसी हूँ तो मैं लड़ नहीं सकता था, तो वही जो टीम गांव की बैठी थी उन्होंने कहा पंचायत समिति लड़ लेंगे। सेकंड डे पंचायत समिति के और जिला परिषद के आरक्षण होने थे, क्योंकि सरपंच का आरक्षण की लॉटरी तो यही निकलती है पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति की हेडक्वार्टर पे निकलती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। सेकंड डे पंचायत समिति भी एससी आ गई। अब सही और जिला परिषद जनरल आ गई जी। अब मैंने तो ये मान लिया था भाई अपने को पंचायत था, हमें चुनाव नहीं लड़ना, नहीं बनेगी। मैं जयपुर के लिए तैयारी कर ली, यूनिवर्सिटी जाना है। अब वो जो गांव के सारे लोग हमारे थे, कुछ मित्र मंडली भी हो गई जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में साथ थे, उन सब ने फिर ये कहा हम जिला परिषद भी तो लड़ सकते हैं। तो मैंने उनको, यार इतना बड़ा इलाका होता है, कुछ गाँव तो ऐसे हैं जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं, जिनके अंदर मैं कभी गया ही नहीं। हाँ। और कितनी बड़ी टेरिटरी होती है ये भी नहीं पता हमें। 35 वार्ड है, किस वार्ड से लड़ेंगे? तो उनका जिस गांव में, जिस वार्ड में अपना गांव, उसी से लड़ेंगे। वो वार्ड 24 था हमारा, जिसमें मेरे गांव से पालोता ठोठवाड़ से हमारा शुरुआत होती है, लास्ट हीरवा गरडाना में जाके वो पूरा होता है। तो वो सारे गांवों के नाम लिए, तो मैं लिटरली ये कह रहा हूँ कि ये 30 के लगभग गांव थे, उनमें से 8-7 गांव तो ऐसे थे जिनमें मैं कभी जीवन में गया ही नहीं। 22 बरस उम्र हुई, उसमें मैं कभी उन गांवों के अंदर किसी भी रूप में गया हुआ नहीं था। पर गांव के सारे मित्र थे, और चूंकि दिल के अंदर एक कसक थी, शौक भी था कि हमें पॉलिटिक्स के जरिए ही काम करना है। तो सब लोगों ने तैयारी कर ली, तो पूरा गांव ने बैठ के एक मीटिंग कर ली, गांव वाले सारे के सारे उस चुनाव के अंदर हम लग गए। पहले दिन गाड़ियां गांव में जितनी थी वो सारी गाड़ियों में बैठ के और गाँव में जाने लग गए। गाँव के अंदर उस समय ज़्यादा चुनाव, क्योंकि चुनाव से लगभग 1-1.5 महीने पहले की बात है ये, तो थोड़ी थोड़ी सरगर्मियाँ शुरू हो गई थी। तो गांव के चौक में कहीं ताश खेलते हुए कहीं 10-5 आदमी मिलते थे, मैं हाथ जोड़ के जाके कहता, साहब मेरा नाम सतीश गजराज है और मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो उस समय क्योंकि मैं किसी पार्टी में भी नहीं था, तो लोग पूछते थे मुझे, भाई बेटा किस चीज़ की पार्टी की टिकट लेके आएगा? तो मैंने कहा जी मेरे पास तो ये जवान लड़के हैं, ये मेरी पार्टी, आप लोग इसके मोहर मार दोगे तो ये पक्की हो जाएगी, नहीं तो कच्ची रह जाएगी। सही बात। लोगों ने उस बात को अप्रिशिएट किया और लोग मेरे साथ जुड़े, और वो चुनाव लगभग उसका रिजल्ट 8 जनवरी 2010 को आया था। लगभग याद है कि वो 8.5 से 9,000 यानी 8,726 कुछ वोटों से मैं जीता था। उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रत्याशी थे वो 3,000 के अंडर में ही रह गए थे। अच्छा गैप था। और मेरे 10,000 से ऊपर वोट थे, और लोगों ने बड़ा अच्छा प्यार दिया। उसके बाद में जब मूल स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आ गए, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, जिला परिषद के मेंबर हो गए तो मूल स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में आ गए। फिर यहाँ जो भी कोई काम होते थे, कोई भी लोगों की तकलीफ़ें होती थी, तो मेरे साथ ये बड़ा रहता था कि जैसे उस समय एमएलए तो यहाँ पे श्रवण कुमार जी थे और सांसद शीशराम ओला जी थे। तो लोग बाग उनके पास जाने के बाद में जब उनके काम नहीं होते थे, जब वो मेरे पास आते थे, जबकि होना तो उल्टा चाहिए था कि मैं उनसे छोटा लीडर था तो पहले मेरे पास आते, मेरे से नहीं होता उनके पास जाते थे। तो ऐसा एक वाकया फिर दोबारा विधानसभा में अपने में हुआ कि बुहाना की बनी में लगभग 4-5 हज़ार गायें रहती हैं और ये झुंड में निकलती हैं। हाँ, एक साथ निकलती हैं। बुहाना के चारों तरफ जो 30-35 गांव हैं उनमें उस वर्ष 2010 में 11 में और चने की फसल बहुत अच्छी हुई थी अपनी। तो जैसे चने की फसल थी तो लोग बागों ने तारबंदी भी कर ली, पूरी रात खेत के अंदर रहते थे, पर 100 गायें जब आ जाएं तो सब वो खेत को बिल्कुल खत्म कर। हाँ, गायों ने परेशान किया। तो मुझे आज भी याद है, सागा के राव घीसाराम जी जो थे उनके सुपुत्र हैं केदार जी, एक सागा के ही कप्तान हरी सिंह जी, आजकल तो अभी तो वो भगवान को प्यारे हो गए, और कलाखरी के दूलीचंद जी, ऐसे एक कैप्टन साहब थे जयसिंहपुरा के, भिर के 8-10 लोग, ऐसे करके साइड के मनीराम मास्टर जी, ऐसे करके 10-20 लोग पहले श्रवण कुमार जी के पास गए, क्योंकि वो उस समय एमएलए थे। तो उन्होंने उनको जैसे नॉर्मली कहा, साहब ऐसे ऐसे गायों की दिक्कत है, फसल बहुत अच्छी है और इसको फसल को बचाने के लिए साहब इन गायों का कुछ उपाय करो। तो उनका बड़ा मैं तो ये बात कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा जवाब उनका था नहीं। उन्होंने कहा कि मैं क्या गरडू की डाणी से गाय थोड़ी ले गया, तुम्हारी तो गाय हैं, है ना, तुम एक गाय अपने घर में बांध लो, अपने आप समस्या दूर हो जाएगी। उन लोगों को लगा कि यार इस आदमी, जबकि उसमें आधे लोग
बीजेपी को सपोर्टर भी थे, कांग्रेस के सपोर्टर भी थे, इंडिपेंडेंट लोग भी थे, मतलब वो एक 10-20 गाँव का प्रतिनिधिमंडल था। अब वो लोग वहाँ से उन्होंने फिर शीश राम जी से भी फ़ोन के ऊपर बात की, वो उनके बताए अनुसार। तो उन्होंने कहा मैं दिल्ली हूँ, मैं देखूँगा, बात करूँगा। अब वो जब वहाँ से चले तो वो रास्ते में कहीं चाय पीने के लिए रुके, और वहाँ कोई एक जवान लड़का, मेरा मित्र भी बता रहे थे, वो उन्होंने नाम नहीं बता पाए वो मुझे, तो उन्होंने कहा साहब वो सतीश गजराज नाम का एक लड़का जिला परिषद का मेंबर बना है, बड़ा लड़ाकू है ना, आपको उसके पास जाना चाहिए। हाँ, पहुंच जाओ। हाँ, तो केदार जी मेरे परिवार को भी जानते थे और अपने ये कप्तान हरी सिंह जी भी जानते थे, तो कहा हमारा ही लड़का है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो लोग वहाँ से सीधे के सीधे मेरे पास आ गए। जैसे आए तो मैं घर पे जैसे नॉर्मली अपन बैठे रहते हैं, 2-5 लोग बैठे थे गांव के ही। अब उन्होंने आए तो मैंने भाई इतने लोग एक साथ कहाँ से आ गए, क्योंकि उस समय तो नई नई पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी। तो मैंने उन सबको बैठाया, चाय पानी पी के मैंने कहा अब बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया यार ये समस्या है। तो लिटरली मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि इस समस्या का समाधान क्या है। हाँ, कैसे होगा। हाँ, पर वो सब लोग इतने आशा के साथ आए ना, तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल अपनी समस्या का समाधान करेंगे, आप मुझे बताते रहेंगे करना क्या है और उसको मैं आगे होके उठाऊंगा। तो हमने जैसे ही उसकी शुरुआत की तो सबसे पहले हम एसडीएम के पास गए। एक ज्ञापन उनको अपन देंगे, सेकंड डे थर्ड डे का हमने टाइम रख लिया। एसडीएम साहब ने बहुत अच्छी बात की, शुभकर्ण बेनीवाल उस समय एसडीएम होते थे। अब अच्छी बात की कि हाँ यार ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी सुबह घूमने के लिए जाता हूँ तो गायों का झुंड मुझे मिलता है। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात की कि ऐसा लगे कि एसडीएम साहब कर देंगे। और उस समय धर्मवीर जी पूनिया होते थे बीडीओ, पंचायत समिति अपनी बुआना ही होती थी सारी की सारी, 42 ग्राम पंचायतें थी उस समय। तो उन्होंने धर्मवीर जी को बुलाया कि यार इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा साहब अपन तो क्या कर सकते हैं, कलेक्टर साहब से बात कर लीजिए, कोई और रास्ता हो जाए, या कोई ऐसे एक बार चारा वारा डाल दिया जाए, 2 गौशालाएँ हैं बनी के अंदर। ऐसे करते करते वो किसी डिसीजन पे पहुंचे नहीं। तो उनका यार 1-2 दिन का टाइम दो हमें। तो हम लोग सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ से आ गए। अब वो बात घूमते हुए इन बड़े लीडर्स के पास पहुँच गई। तो फिर इन्होंने फ़ोन करके, उस समय तो श्रवण कुमार जी थे, तो उन्होंने फ़ोन करके एसडीएम को कह दिया ये छोरा जो पाड़ोता वाला घूम रहा है, इसकी ज़्यादा नेतागिरी मेरी पढ़ना नहीं है और कुछ नहीं करना है। तो जब हमने 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में एसडीएम साहब से बात करनी चाहिए तो एसडीएम साहब फ़ोन पे नहीं आए। फ़ोन पे नहीं आए तो हम 2-3 दिन का और हमने गैप दिया, प्रयास किया, पर एसडीएम साहब से बात हो नहीं पा रही थी। तो फिर हम लोग दोबारा से 50-60-100 लोग हो गए होंगे उस दिन। सब लोगों ने कहा कि भाई आपको आना है। तो हम लोग गए एसडीएम साहब से बात करने के लिए, तो उनका बिल्कुल टोन चेंज, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्या नेतागिरी करते और ये गाय ऐसे ही रहेंगी, फलाना दिखाना। और वो बड़ी टीस सी हुई कि यार अपन जिला परिषद के मेंबर हैं, 4 लोगों ने अपने को वोट दिया है, और अपन अगर उनकी सेवा ही नहीं कर सकते तो हमने साहब 3 दिन का या 7 दिन का एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं, हमने गैप दे करके ये कहा कि भाई सब गाँवों के अंदर चलेंगे। और सब गांवों के अंदर गए, सब लोगों को हमने समझाया, और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग बुहाना कोर्ट के सामने आ गए। और जैसे ही कोर्ट के सामने हम 4-5 हज़ार लोग आए तो सब लोगों की नींदें उड़ी कि यार ये लड़का कौन है जो 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे करता है बिना कोई किराए भाड़े के। कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के आ रहा है, कोई ऊँट गाड़ी में बैठ के आ रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई 2-5-10 रुपये इकट्ठा करके गाड़ी के अंदर आ रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। हमने धरना लगा दिया और बिल्कुल स्ट्रिक्ट शब्दों के अंदर हमने एसडीएम और तहसीलदार और सब लोगों को कह दिया कि ये गायों का हमें इसका सोल्यूशन करना है। उस समय जिला कलेक्टर मुग्धा सिन्हा होती थी। हाँ, और मुग्धा सिन्हा जी को हमने यहाँ से फ़ोन किया कि मैम यहाँ अब धरना लगा दिया हमने, हम इतने लोग हैं। और तो उन्होंने कहा कि आप जिला परिषद के मेंबर हैं, कल जिला परिषद की बैठक है ना, आप आ जाओ, निश्चित रूप से हम उसके अंदर करेंगे। तो हमने कहा नहीं हम तो अब धरना छोड़ के आएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं महिला हूँ, मैं आपकी बड़ी बहन जैसी हूँ, आप 5 लोगों का एक डेलीगेशन आ जाओ, आप यहाँ मत बैठो, लोगों को फसल का समय है, अपने खेतों की रुखाली भी करनी है। तो हमने ये कहा कि ठीक है। तो वहाँ से हम लोग गए और जाते ही मुग्धा सिन्हा जी ने कहा यार कि इन गायों का क्या समाधान हो सकता है। तो ऐसे 2 समाधान थे कि भाई एक तो यहीं गौशालाएँ जो हैं उन गौशालाओं के अंदर हम लोग अच्छे से उनके लिए मैनेज करें, उपलब्ध करा दें, और एक बार गायें यहाँ रह जाए, फसल होने के बाद दोबारा घूम जाएंगी। या फिर जैसे जो बड़ा होना था वो बुहाना की गौशाला को गौ सेंचुरी बना दो। तो वो दोनों ही चीज़ों में उन्होंने कहा कि दोनों सूरत में सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। तो फिर लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे, हम यहाँ दोनों गौशालाओं में आए
बाबा जियों ने भी कहा कि भाई हम गायों की दो गौशाला हैं, वो बाबा जी चलाते हैं, एक धोलाड़ा क्या बोलते हैं वो, और एक खड़े श्री महाराज। तो वो दोनों के दोनों ही आश्रमों में हम गए, दोनों महाराज के पास हाथ जोड़ के बातचीत की, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास जितनी व्यवस्था है उतनी गायें हम रखते हैं, इससे ज़्यादा आप रख दोगे तो हमें पाप का भागी कर दोगे, वो गायें भूखी रह जाएंगी। हमने ये भी प्रयास किया कि साहब हम कुछ चारा डलवा देंगे, कोई और व्यवस्था कर देंगे, पर वो चीज़ें बन नहीं पाई। तो मुग्धा सिन्हा जी ने हमें ये कहा कि आप ज़िले की किसी भी गौशाला के अंदर गाय को भेजो, और लदान की सुप्रीम कोर्ट ये कहता है गाय का लदान नहीं कर सकते। तो उसके बावजूद भी उन्होंने हमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक परमिशन जारी की लिखित में कि आप किसी भी गौशाला के अंदर ये नंदीशाला में नंदियों को और गौशाला में गायों को भेज दीजिए। तो हमने जैसे किसी गौशाला के अंदर 11,000, किसी में 21,000, किसी में 1100, 2100 ऐसे कुछ दान दक्षिणा भी की कि भाई उन गायों के लिए वहाँ हो जाए। और यहाँ से उन गायों को हमने बिल्कुल बाड़े बना करके सभी, और 5-5, 4-4 हज़ार आदमी हम बनी में रहते थे उसी समय। हाँ उसी समय। तो फिर इन लीडर्स के इनकी सब की हवाई उड़ने लग गई कि यार रात को पूरी रात वहीं भोजन बन रहा है, गाँव के लोग लेके आ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं। किसी के उस समय मेरे याद है कि सैड के एक माला राम जी होते थे, आज तो भगवान के पास है, बहुत अच्छे आदमी थे। तो उनकी पोती की शादी थी, तो उन्होंने स्पेशली जितने लोग थे, जैसे गांव के अंदर भोजन कराते हैं, ऐसे उन सब लोगों का भोजन ट्रैक्टर ट्रॉली में रख करके और वहाँ भेजा एक रात में बणी के अंदर। एक हमारे गांव के अंदर हमारे ताऊ जी लगते हैं कीकर सिंह जी, उनके बेटे, उनके पोता हुआ था, उसका दसोटन था, तो एक दिन का भोजन उन्होंने अपने वहाँ से भेजा। और ऐसे गांव से लोग रोटी ले आते थे, कोई छाछ ले आता, तो वहाँ बैठ के इतना मतलब आपस में जॉइंट हो गए लोग कि इस समस्या को जड़ से ख़त्म करना है जी। इन नेताओं को तकलीफ़ हो गई, तो इन्होंने कहा कि भाई इसको रोकना है, ये तो सारी गायें चली जाएंगी, तो ये तो नया लीडर पैदा हो गया। तो इन्होंने उसको रोकने के लिए फिर बताया कि भाई पंचायत राज की धारा 3 कहती है कि कोई भी आवारा पशु जिससे जान माल का नुकसान होता है तो उसके लिए काजी हाउस बनाने का प्रावधान पंचायत राज अधिनियम में है। तो बीडीओ साहब के द्वारा दोबारा से एसडीएम साहब को कहा गया कि ये काजी हाउस हम बना देंगे और पंचायत इन गायों को संरक्षण दे, उनको रखेगी और किसान को बुरा नहीं, खराब नहीं करने देंगे। अब उस आंदोलन को रोक दिया कि आपको नहीं करना, हम करेंगे, सॉर्ट आउट कर दिया। तो वहाँ से एक्चुअल में सूरजगढ़ विधानसभा की पॉलिटिक्स मेरी इस इंस्टेंट से शुरू हुई कि भाई ये घटना नहीं होती तो हो सकता है कि सतीश गजराज इस विधानसभा पूरी में घूमता या नहीं घूमता, या बनते या नहीं बनते, पर मेरा मूल जो सूरजगढ़ विधानसभा में एज ए पॉलिटिशियन जो शुरुआत हुई, वो मैं उस आंदोलन को मानता हूँ। उससे पहले एक, जैसे मैंने जिला परिषद के चुनाव में मुझे बड़ा लाभ हुआ था, गोठ के एक लड़के की हत्या हो गई थी, और हत्या में उस समय मैं कॉलेज के अंदर ही था, यहाँ की राजनीति नहीं करता था। उस समय जब उनके लिए कलेक्ट्रेट के ऊपर गोठ के लोग गए, तो वहाँ हम सिर्फ इसलिए कि भाई यार मैं बुआना का हूँ और ये बुआना के लोग आए हैं, तो हम 150 लड़के कॉलेज से उनके समर्थन में गए कि किसी व्यक्ति की अगर हत्या हो गई, उसकी माँ पिताजी और उसके गांव के लोग यहाँ बैठे हैं और पुलिस सुन नहीं रही है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए हम गए जी। और उसके बाद में गोट के लोगों से मेरा, जो उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन 2-5-10 लोगों से मेरा परिचय हो गया। उसमें सुनील जी भी थे। तो उन्होंने फिर एक बार अपने बसावता के अंदर धरना किया, और उस समय मैं भी उस धरने में, उन्हें मुझे आमंत्रित किया, हम वहाँ से पूर्ण रूपेण रोड ब्लॉक था उस समय। उस रोड को फिर यहाँ आने के बाद हमने रोड के ऊपर ही उसका जाम लगा दिया, और उसमें मैंने उस समय के जो पुलिस के इंस्पेक्टर और डीएसपी थे उनको बड़ी मतलब मजबूत बातों के अंदर शब्दों में उनको कहा, और फिर वो हत्यारे पकड़े भी गए। उसमें भी उन हत्यारों को बचाने का नाम श्रवण कुमार जी का ही आ रहा था। अच्छा, वही बचा रहे थे। हाँ, जो वहाँ चर्चा थी उस समय तक, तो मेरा श्रवण जी से कोई रामा श्यामा भी नहीं थी, क्योंकि मैं कॉलेज का नेता था, ये सूरजगढ़ थे, मैं सूरजगढ़ में बहुत कम आता था। उस आंदोलन से इन गाँवों के अंदर के जो लोग वहाँ थे, उन सब ने कहा यार ये लड़का अच्छा है। और फिर मैं जिला परिषद चुनाव लड़ने चला गया, तो मैं जैसे जाता था लोग कहते थे यार तू तो वही तो लड़का है। तो मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ, तो कहा तेरे को वोट देंगे। तो ऐसे ये 2-4-5 आंदोलन ऐसे हुए, जिनमें एक बार चुड़ीना की कॉलेज थी। चुड़ीना में हमारे लास्ट बॉर्डर के ऊपर एक बीएड कॉलेज है, जो वो जहांगीर साहब की, तो वहाँ फीस वर्दी हो गई। अब उसमें लगभग 85 से ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से बाहर के थे।
तो कॉलेज वाला देखता है कि इनसे 10-20 हज़ार रुपये हमें लेने हैं, वो ले लेंगे और कोई बाहर बात जाएगी नहीं। वो बच्चे कैसे करके मेरे संपर्क में आए तो उस समय भी हम लोग उन सारे बच्चों को लेके मैं वहाँ गया, तो उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल ने और मालिक ने ज़्यादा ढंग से बात की नहीं। तो हम आकर के बुहाना में पहली बार बच्चे और बच्चियाँ एक साथ रात को उस धरने पे सोए। हमने बिल्कुल एक सेपरेट पोर्शन दिया गर्ल्स को, वो सारी बच्चियाँ वहाँ सोई। और इधर तो बुहाना के आसपास के लोगों ने देखा यार ये बच्चे यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दूसरे दिन कम से कम 100-200 लोग आए और उन्होंने आके कहा भाई आप लोग क्यों बैठे हो। तो हमने उनको बताया कि भाई ये स्थिति है, वहाँ कॉलेज वाला ये बदमाशी कर रहा है। श्वेता धनखड़ उस समय SDM होती थी। उन्होंने उस कॉलेज वाले को बुलाया और स्टूडेंट्स की तरफ से हम लोग बैठे और वो उस समय जैसे 2,000 रुपये कोई ड्रेस के नाम पे, कोई बैग के नाम पे ऐसे पैसे ले रहे थे। उन सारे पैसों को उन्होंने वापस विड्रॉ करवाया और उन बच्चों को जिताया। तो ऐसे करके ये जो आंदोलन, लोगों की जो समस्याएं थी उनके लिए जैसे मैं लड़ने के लिए तैयार रहता था। और मेरे दिल में भी ये रहती थी कि भाई हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चाहे बड़ा अफसर हो चाहे बड़ा नेता हो, उसको अपन बेबाक तरीके से अपनी बात कहते थे। ऐसे करके धीरे धीरे पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम के अंदर आ गए। जी, ये बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे लिया? मैं 2010 में जिला परिषद का मेंबर बन गया और जिला परिषद का मेंबर बनने के बाद में 2013 का आम चुनाव आया। तो आम चुनाव जब आया तो उसमें उस समय तक मैं ज़्यादा पूरी विधानसभा में तो नहीं, पर अपने बुहाना पंचायत समिति के लगभग गाँव में घूम रहा था। तो अब 2 तरीके थे उस समय, या तो खुद चुनाव लड़ो। तो उस समय मुझे लगा नहीं कि भाई हमें चुनाव अभी लड़ने की स्थिति में हम आए हैं। अभी जिला परिषद के मेंबर बने हैं और 3 साल लगभग पूरी हुई हैं, तो अपन एक बार तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ये था कि भाई हमें किसके साथ जाना है। तो श्रवण कुमार जी के ये 4-5 कारनामे हमारे सामने आए हुए थे कि भाई इन सब के अंदर ये इनकी जो भूमिका है वो नेगेटिव रही है। तो फिर 2 ही तरीके थे भाई, या तो कांग्रेस में जाओ या बीजेपी में जाओ। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी नहीं बने थे, उसके 13 के बाद ही बने। पर बीजेपी में एक चीज़ अच्छी लगती थी कि रे राष्ट्रीयता की बात करती है, देश की बात करती है, देश को प्रथम मानती है। इतनी पॉलिटिकल समझ उस समय हो गई थी। तो फिर वसुंधरा जी आए थे 2 जुलाई 2013 को बुहाना। तो मैंने सब लोगों से जैसे बात की जो उस समय मेरे मित्र मंडली में हो गए थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार हमें, है ना। उस समय श्रवण कुमार जी ने यहाँ पहली बार आए थे। आने के बाद में थोड़ा ज़्यादा भी उनकी अति हो गई थी कि वो उनकी बोली चाली इस तरीके की हो गई थी कि लोगों को बुरा लगने लग गया था। तो 2013 से पहले तो फिर 2 जुलाई को वसुंधरा जी आए परिवर्तन यात्रा के अंदर। और उस यात्रा में फिर हम सब लोग लगभग 2100 युवा लड़के थे। सब लोगों हम एक ड्रेस कोड के अंदर, है ना, वाइट टी-शर्ट पहन के टोपी लगा के, और हम सब लोग वहाँ गए। और जैसे वसुंधरा जी ने मेरा नाम पुकारा तो वो युवाओं में एक बहुत अच्छा आवाज़ वहाँ से निकल के आई। तो मुझे आज भी याद है कि वसुंधरा जी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो जिला परिषद का मेंबर हूँ। इतनी लोकप्रियता आपकी। तो मैंने कहा मैं तो सब हम घर के से ही लोग हैं, आसपास के ही हैं। उनका बहुत अच्छा है, आप आगे जाओगे ऐसे करके। और फिर मैंने बीजेपी 2013 में ज्वाइन की। जी सर, सारा जीवन पॉलिटिक्स के लिए लगाने का आपने फैसला किया है, कर भी रहे हैं काम। अगर पूरी फैमिली को अगर देखा जाए, मतलब फैमिली भी तो बैकग्राउंड में हमारे पीछे रहती है कहीं ना कहीं, क्या उनकी कुछ शिकायतें आपसे नहीं रहती कि समय नहीं दे पाते हैं और एक्सपेंसेस जो हैं वो किस तरह से मैनेज होते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे एक नॉर्मल मेरा जैसा आदमी पॉलिटिक्स में आ जाएगा तो काम तो बैकअप में करना पड़ेगा। देखिए, परिवार का तो ये विषय है कि मेरी माताजी जब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था उस दिन से बहुत, मतलब उन्होंने जितना सपोर्ट किया मुझे शायद मुझे दूसरा कोई कर पाए जीवन में। मेरे 20-20 साथी आ जाते थे जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मेरी माताजी सभी को रात को भी, है ना, भोजन बना के, जबकि चूल्हे पे भोजन बनता है ना, और सभी को बहुत अच्छे से एकदम अपने बच्चे की तरह से उनको ट्रीट करते थे।
और समय का उनको तो ज़्यादा कभी रहा नहीं। मेरे फादर का शुरुआती दौर में ये नहीं था कि भाई आपको राजनीति में जाना चाहिए, उनका था कि नौकरी लग करके और सेटल हो जाए मेरा बेटा। पर वो धीरे धीरे जैसे मैं करता रहा तो उनको लगा कि यार ठीक है, इसी लाइन में जा रहा है। फिर भी वो आज भी चिंतित रहते हैं, भाई अपना काम धंधा रखा कर, है ना, नहीं काम धंधा नहीं करोगे तो फिर जीवन यापन कैसे करोगे, ये उनकी चिंता हमेशा से रहती है। हाँ, मेरी वाइफ के साथ ज़रूर इस बात की रहती है कि भाई समय का बड़ा अभाव रहता है। जैसे पिछले 3-4 साल में जैसे चुनाव के तैयारी में जब मैं था तो उनके साथ ये रहता था कि भाई समय कम दिया जाता है। पर वो क्योंकि खुद जिला परिषद की मेंबर है अभी मेरी धर्मपत्नी, तो उनको पता है कि भाई ये जिस काम के लिए जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण काम है। पर शाम को समय पे नहीं पहुंचने पर हल्की फुल्की शिकायत भी रहती है जो एक पति पत्नी में होती है, तो ये रहता है। और फिर फाइनेंशियली तो अभी जैसे 2 प्रकार की पॉलिटिक्स है। एक पॉलिटिक्स है जो आदमी पैसे के ऊपर ही करता है, जिसके फादर के पास कुछ 2 रुपया हो गया, किसी के पिताजी के पास पहले से था और कुछ अपन उसने कर लिया और उस पैसे के ऊपर ही राजनीति करनी है। ठीक है। और एक जैसे मेरे जैसे कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए स्टूडेंट लीडर होते हैं जिनको पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे मुझे किसी भी समय ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं सामान्य घर में पैदा हुआ और मेरे पास अगर 5 रुपये ज़्यादा होते तो मैं ये कर लेता। तो जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आपका लिविंग स्टैंडर्ड है और जिस तरीके से आप जी रहे हैं, उसी को ही लोग बाग उसी के अनुरूप एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं तो मुझे कभी याद नहीं आता कि मेरे से कभी किसी ने 5 पैसे मांगे हों वोट के लिए, चुनाव के अंदर कोई और के लिए। पर फिर भी क्योंकि अभी ज़माना इस प्रकार का है कि आपके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड, थोड़ा सा आपका साउंड होना ज़रूरी है, जिससे कि आप कहीं भी रुकेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको काम धंधे व्यापार करने पड़ते हैं जो सभी करते हैं। मतलब आप भी साथ चीज़ें मैनेज करते हैं। हाँ, ठीक है सर। आमतौर पर अगर डे बाय डे की लाइफस्टाइल की बात करें, मतलब पूरा दिन किस तरह से गुजरता है, एक संक्षेप में थोड़ा सा शेड्यूल। जैसे बहुत से नॉर्मल जो लाइफ होती है वही मेरी रहती है। सूर्योदय से पहले उठ जाता हूँ, एक थोड़ा व्यायाम करके, थोड़ा घूम करके और नहा धो करके सबसे पहले मैं पूजा पाठ मेरा करके और भोजन करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पूरे साल में अगर कहीं बाहर ही हूँ तो अलग बात है, बाकी बाजरे की रोटी और दही के साथ मैं सुबह सब्जी वब्जी नहीं खाता। गर्मी सर्दी दोनों? बिल्कुल, दोनों, गर्मी सर्दी दोनों में लगभग हमारे घर में बाजरे की रोटी बनती है और वही मैं सुबह का भोजन मेरा वही रहता है। और उसके बाद में जैसे कोई लोग बाग आ जाते हैं, अगर उनकी बात सुनना, उनके लिए काम करना, और उसके बाद जो डेली का चार्ट बनता है कि भाई हमें इतनी 5 जगह बैठना है, 5 लोगों से मिलना है, ये काम करने हैं, उनमें निकल जाते हैं। और शाम को अगर वो जल्दी फ्री हो गए तो जल्दी घर आ गए, लेट फ्री हुए तो लेट घर आ गए। लगभग सा शेड्यूल यही रहता है। ठीक है, मतलब डेली का शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो सर ये जो सवाल है इसका जवाब मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। पार्टी आपने बीजेपी ज्वाइन की, पार्टियां मुझे लगता है कि सभी लोगों के साथ जो भी युवा हैं गलत करती हुई नज़र आती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इतना कह सकता हूं कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस देश के युवाओं को आगे लाने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। और उसके बाद में कई जगह ऐसी आती हैं, कई मोड़ ऐसे आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में या आपकी बात को कन्वे करने में या उस बात को सही जगह पहुंचाने में कोई ना कोई कमी हमसे रह जाती है, किसी युवा से रह जाती है, और जो पुराने लोग होते हैं वो उसको कर जाते हैं तो वो डिफीट दे जाते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में इस देश के युवाओं का विश्वास भी है और उनको आगे लाने के अंदर, चाहे राजनीतिक रूप से चाहे अन्य फील्ड में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को ज़्यादा मौका देती है। टिकट का कोई क्राइटेरिया रहता है? हाँ, पार्टी टिकट के लिए बहुत से पैमाने रखती है और उन सब पैमानों में जो आदमी फिट बैठता है ना, उसको टिकट देती है। पर मुझे लगता है कि कई बार वो जो मैंने पहले कहा कि सही चीज़ को सही स्थान पे और सही समय पे रखने में अगर कोई चूक हमसे हो जाए, या जो व्यक्ति पहले से पॉलिटिक्स में हैं उनको वो सारे लूप होल्स और वो सारे उसके शॉर्टकट्स पता होता है, तो वो ज़्यादा काम में ले जाए और हमें पता नहीं चले, ऐसी स्थिति के अंदर ये बात भी बनती है। बीजेपी के साथ बने रहेंगे 100%। दोबारा इस तरह की नौबत कभी आती है जैसा कि पिछले चुनाव में हुआ? मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा ऐसी कोई समस्या आनी चाहिए, ऐसी कोई तकलीफ़ आनी चाहिए।
पर मैं ये मानता हूँ कि वो बड़ा कठिन समय मेरे लिए रहा कि पिछले 3-4 वर्ष में तो इस लेवल पे हम थे कि किसी गांव के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा होगा 2020 से लेकर के 23 के बीच में जिस घर में मैं नहीं गया हूँ, और कोई भी ऐसी तकलीफ़ समस्या किसी भी व्यक्ति को कोई रही है तो वो मेरे से नहीं मिला हो। और मैंने पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अंतिम समय में आकर के मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल श्योर था कि भाई पार्टी सर्वे के आधार पे टिकट देती है, लोगों में बहुत अच्छा प्रेम मेरे को दे रखा है और अपन एमएलए बनेंगे और अच्छे से और अच्छा काम करेंगे। इस इलाके के अंदर बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हमें दूर करना है। वो सारी बातें करते हुए मन बहुत अच्छा था, पर लास्ट समय के अंदर पार्टी ने निर्णय ऐसा किया जो संतोष अहलावत जी को टिकट दिया। अपने प्रयास भी सब लोगों ने खूब किया। मेरे को पार्टी ने बुला करके जयपुर में, उसमें हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उस समय के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, कैलाश चौधरी उस समय केंद्रीय मंत्री होते थे और वो इसके कमेटी के चेयरमैन थे, चंद्रशेखर जी हमारे संगठन मंत्री थे, और प्रहलाद जोशी जी जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो राजस्थान के प्रभारी थे। सब ने बुला करके आपकी छोटी उम्र है, ये वो जितने भी बातें 5 उनको कहनी होती हैं वो सब कही। पर सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि यहाँ जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, बहुमत के युवा कार्यकर्ताओं का ये मन था कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। पर जैसे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने पार्टी को बहुत समय दिया है। जैसे हमारे सिंघाड़ा में मोहन गुप्ता जी हैं, वो बहुत मेरे से प्रेम रखते हैं, पर उन्होंने बड़ा मेरे से आग्रह ऐसा इस तरीके का किया कि बेटा पार्टी के खिलाफ हमें नहीं जाना है। एक सिंह जैसे अपने बुहाना के सरपंच साहब हैं, वहाँ पंचायत समिति के मेंबर हैं, कनीराम जी रामबास के हैं, सोमवीर मेरा मित्र है, लांबा पंचायत समिति का मेंबर भी है। उसने ऐसे करके सैकड़ों की संख्या में ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने कहा कि यार हमारी उम्र छोटी है और इस बार अगर पार्टी ने अच्छा किया, गलत किया, सही किया वो बाद की बात है, पर हमें पार्टी के साथ रहना है, हमें देश के प्रधानमंत्री जी को देखना है, हमें राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई देखना है, डबल इंजन की सरकार बनती हुई देखना है। इन सारे विषयों में और फिर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने, है ना, ये जब सारी बातें उन्होंने कही कि पार्टी में केवल एमएलए ही एक पद नहीं होता, और बहुत है, और कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता, आपका भविष्य उज्जवल है और हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो मैंने सब लोगों से फिर दोबारा से भी बात की और सारी चीज़ें की, और एटलीस्ट हमने ये निर्णय किया कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर उस समय संतोष अहलावत जी क्योंकि 5 बरस बीच के अंदर रहे नहीं इलाके में, तो वो कन्वे कर नहीं पाए सब लोगों को, और उस कारण से फिर वो चुनाव भी हम डिफीट खा गए उसके अंदर। हाँ, तो इसका मतलब पार्टी का डिसीजन गलत रहा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्टी ने गलत किया, पर मैं निश्चित रूप से मेरे मन में अगर ये कोई मन की बात पूछे तो मैं ये मानता हूँ कि उस समय मैं बहुत डिजर्विंग था। अगर वो सिंबल मेरे पास होता तो शायद पार्टी जीतती। हाँ, लेकिन मान लो बाई चांस 0.001% अगर ऐसी नौबत दोबारा आती है, क्या आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे या चुनाव लड़ेंगे निष्पक्ष? देखिए, पहले एक बार तो काठ की हांडी चढ़ जाए जी, है ना, पर वो बार बार ही चढ़ाए तो पार्टी भी मुझे लगता नहीं कि इतना उसके सोर्स कमज़ोर हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विषय बनेगा। अभी तो विधानसभाएं भी बढ़ेंगी, अभी परिशमन भी होने को है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी समस्या आएगी। तो आप आश्वस्त हैं पूरी तरह? निश्चित रूप से। सर, चुनाव आपने नहीं लड़ा, लोगों ने खूब सपोर्ट भी किया, आपके खूब सारे वीडियोस भी सामने आए जिसमें लोग कह रहे थे आपके समर्थन में थे, बहुत सारी तरह से लोगों ने प्यार भी दिखाया कि चुनाव लड़िए, फिर भी आपने डिसीज़न लिया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद जो बातें जो राजनीति के गलियारों में सुनने को मिली कि संतोष अहलावत जी एक मतलब बड़े नेता हैं, या जैसे भी कह सकते हैं अपन, कि उन्होंने सतीश गजराज जी को इस तरह से समझाया होगा या कैसे भी कुछ भी किया होगा, लेकिन एक तरह से बहुत लोगों ने ये भी कहा कि सतीश गजराज जी बिक गए, ये हुआ, बहुत सारी तरह की चर्चाएं चली, क्योंकि उनको लगता था अहलावत जी को कि अगर उनको कोई रोक सकता है तो जाहिर सी बात है आप रोक सकते थे। जी देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने पूरी निष्ठा के साथ सब लोगों से संतोष अहलावत जी के नॉमिनेशन जब किया उसमें मैं गया। उनकी जो आम सभा थी बालकनाथ, उसमें आए थे, उसमें मैं गया, और
जहाँ जहाँ जिन जिन गांवों के अंदर जो पब्लिक, जैसे माकड़ों के अंदर लास्ट टाइम मीटिंग थी, मैं उसमें भी गया। सूरजगढ़ की साइड में भी जो मीटिंग्स थी उनमें मैं गया। बुहाना की मीटिंग में भी मैं गया। बुहाना के कार्यालय और सिंघाना के कार्यालय के उद्घाटन में भी मैं था। उस समय जितने लोग थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि संतोष अहलावत जी का 5 वर्ष का जो गैप था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे, बड़ी लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी के आज भी प्रदेश के महामंत्री हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप से अगर एनालिसिस करूं तो वो जो समय जो बीच में उन्होंने लोगों से कनेक्ट नहीं रखा है ना, वो उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दूसरा विषय कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वहाँ जयपुर में बैठ करके मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करवाते हैं, जेपी नड्डा जी से, और वो मुझे ये कहते हैं कि आप पार्टी के एसेट हो, आप पार्टी के कार्यकर्ता हो और आपको पार्टी पूरा सम्मान देगी और पार्टी आपका ख्याल रखेगी। ये बात अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, मेरे प्रदेश के अध्यक्ष कहें, भारत सरकार के 3 मंत्री मेरे साथ बैठ करके कहें, तो एज ए पार्टी कार्यकर्ता मुझे उससे आगे कुछ चाहिए नहीं। और संतोष अहलावत जी और बिकने के जो सवाल हैं, तो धरती पे कोई पैसा ऐसा बना नहीं जो सतीश गजराज को खरीद ले, क्योंकि मैं 2 बार जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, पार्टी के 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं संतोष जी के खूब साथ भी रहा हूँ, उनसे दूर भी रहा हूँ, है ना। कभी भी 5 पैसे का आरोप मेरे ऊपर लगा नहीं। उस समय कुछ लोग ऐसे जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जीते, उन लोगों ने ऐसे भ्रामक प्रचार किए जिसके कारण से बीजेपी को नुकसान हुआ। और आज भी मैं बड़े ओपन चैलेंज कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी संतोष अहलावत थी, कांग्रेस का प्रत्याशी श्रवण कुमार था। कभी मेरे को ये कहते कि एक चाय हमने सतीश गजराज को पिलाई, जीवन में राजनीति छोड़ दूं? नहीं, लोग ये ऐसा मान रहे थे कि जी बिल्कुल। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा कि बेटा ऐसे आपकी छवि बहुत अच्छी थी और अब है ना लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो जो लोग मेरे साथ थे उस दिन वो आज भी सतीश गजराज के साथ हैं। आज भी गाँवों के अंदर कोई बात होती है तो सबसे पहले मुझे याद करते हैं और मैं उनके सुख दुख के अंदर जाता हूँ। पर जो आदमी सदा से मेरे खिलाफ रहा है, वो बीजेपी के खिलाफ रहा है, वो व्यक्ति अगर इस प्रकार के अलग टीका टिप्पणी करता है तो उनको मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। पर मैं ये कह सकता हूँ कि सोने के कभी काई लगती नहीं है ना। और ये सतीश गजराज खरा सोना है, राजनीति के अंदर केवल और व्यापार करने के लिए नहीं आया, लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। और वो मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है पॉलिटिक्स, न कि मैं किसी मजबूरी में किसी के या अपने व्यापार को बचाने। कई लोग अपने व्यापार को बचाने के लिए आ जाते हैं, कई लोग व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। सतीश का ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया और पूरे दमखम के साथ छात्र राजनीति की और पूरे दमखम के साथ और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले जो पॉलिटिशियन हैं उनमें से मैं हूँ। और सूरजगढ़ विधानसभा की जनता ने जितना मुझे प्यार दिया ये जीतने वालों को भी नहीं मिला कभी। जी सर, जब भी आपको देखता हूं तो एक विधायक हैं, 26 साल के विधायक बने, रविंदर सिंह भाटी, उनका चेहरा सामने आता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़े। आप मानते हैं कुछ सिमिलरिटीज़ हैं उनके साथ? रविंदर कॉलेज में हमारे जूनियर थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। और पर सही मायने में उनकी जो राजनीति थी वो बिना दल के ही स्टार्ट की उन्होंने। और वहाँ का जो सिनेरियो था उस सिनेरियो में कांग्रेस के अंदर भी एक बागी था और वो बीजेपी से बागी। उस समय लास्ट में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और फिर उससे बागी हुए, तो वहाँ 2-2 थे। यहाँ उस समय का जो सूरजगढ़ की जो स्थिति थी, कांग्रेस एक जगह थी क्योंकि सिंगल आदमी चुनाव लड़ रहा था, कोई उसका बागी नहीं था, कोई उसमें टूट फूट नहीं दिख रही थी। और बीजेपी में अगर मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ता तो बराबर की 2 खाप डल रही थी और सब लोगों को ये डर था कि यार कहीं दोनों लड़के हार जाएं। अगर ये पता हो कि इतना बड़ा मार्जिन संतोष अहलावत जी के साथ होगा, 37,000 से भी ऊपर 37-38 हज़ार वोटों से ये चुनाव जा रहा है, तो मैं सारे कार्यकर्ताओं को बुला के हाथ जोड़ लेता कि भाई ये चुनाव में नीचे जाएंगे, अपन ज़्यादा ऊपर जाएंगे और लड़ लेते। आगे इस बार तो श्रवण जी आए थे हमारे चैनल पे, कह के गए हैं कि कोई भी जीत सकता है पर संतोष अहलावत नहीं जीतेंगे आगे। देखो, श्रवण कुमार जी की बातों को ज़्यादा सीरियस इसलिए नहीं लेते कि वो चलते चलते ऐसे बयान देते हैं जिनके ना तो कोई उनका सेंस होता है। जैसे विधानसभा के भी काफ़ी कार्रवाईज को मैंने सुना है, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जिनका ना तो कोई अर्थ निकलता है ना उनका कोई तथ्यात्मक होता है। तो इसलिए उनकी बात के ऊपर तो मैं इस विषय पे तो कोई बात कहना नहीं चाहता। इस समय का जब हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल कुंभाराम लिफ्ट परियोजना,
बहुत सारे लोगों ने दावे किए, यहाँ तक कि श्रवण कुमार जी ने तो कलयुग का देवता भी कह दिया है चीफ मिनिस्टर को। तो कैसे देखते हैं, कौन मतलब ये काम किसने किया, या फिर ये कहना चाहेंगे कि सबका मिलाजुला सहयोग है? देखिए, अगर श्रवण कुमार जी इसका श्रेय ले रहे हैं तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल गलत है। कारण है इसका, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार थी और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जो प्रोजेक्ट था वो विधानसभा के अंदर पारित होने के बाद में केवल बजट और डीपीआर के लिए वो लटका पड़ा था। 3 बजट में, दूसरे, तीसरे और चौथे बजट में हमने बुहाना में, सिंगाना में और सूरजगढ़ में धरने किए, प्रदर्शन किए, सीएम से मिले। इवन तक मैंने अपने इलाके के लोगों को श्रवण कुमार जी के पास भी भेजा कि उनको बोलो कि अपने मंत्री से बात करें और ये पैसे ले आए, जय जयकार होगी उनकी। 5 साल में एक फूटी कोडी जो व्यक्ति अपनी सरकार में नहीं ला सकता, वो आज कलयुग का देवता, बिल्कुल निश्चित रूप से वो बात उसने सही कही कि भजनलाल जी कलयुग के देवता हैं इस इलाके के, पर वो उनके कहने से नहीं है, वो फूल के निशान से हैं, इनकी रहमो करम पे भी नहीं है। और ये निश्चित बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भजनलाल जी को पता है, भजनलाल जी पचेरी में मेरी मीटिंग के अंदर आए थे जब सीएम नहीं थे, बुहाना के अंदर आए थे, दिगंबर जी के चुनाव में एक एक गांव के अंदर घूमे हैं और उनको ये पता है कि इस इलाके के अंदर वास्तव में पीने के पानी की दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने पहले, जब सबसे पहले वो झुंझुनू उपचुनाव से पहले आए थे, उस दिन भी हम सब लोगों ने आग्रह किया था कि साहब ये पूरी की पूरी तैयार है, केवल और केवल इसका डीपीआर अभी लगभग बन के तैयार हो गई थी उस समय तक, तो केवल इसका पैसा देना और इसको काम को स्टार्ट कराना है जी। और इन्होंने तो, श्रवण कुमार जी आज ये कहते हैं कि ये नहर में ले आया, ये मतलब पानी मैं लेके आ रहा हूँ। आप 4 साल तक तो केवल इस नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाते रहे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका पैसा देगा, हम लोन लेके आ रहे हैं, गहलोत जी गए हैं और वो लोन लाएंगे और उसके बाद में इसको स्टार्ट कराएंगे। उनको किसी भी रूप में यह अधिकार नहीं है कि वो इस योजना के लिए एक शब्द भी बोल सके। मैंने आपके पॉडकास्ट में भी सुना था, वो कहते हैं कि मैं पानी पिला के, है ना, लोगों को, हाँ तो पिलाओ ना, आपके खेत में कुआं होगा, वहाँ पे बावड़ी खुदवाओ, लोगों को पिलाओ, पहले भी पिलाते थे। ये जो कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी सूरजगढ़ विधानसभा के अंदर जो आ रहा है, 1000 करोड़ से ऊपर की लागत है, केवल और केवल फूल के निशान की, नरेंद्र मोदी के अंदर विश्वास की और भजनलाल सरकार की और हम सब कार्यकर्ताओं की देन है। इसके अलावा और कोई भी आदमी अगर इसके बारे में कह रहा है तो वो निश्चित रूप से बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोल रहा है। वैसे पूरा उनका चुनावी कैंपेन अगर देखें तो इसी पे था, मतलब बहुत सारे इस तरह की वीडियो सामने आते रहते हैं कि मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब उनकी सरकार थी 5 साल और हम धरने पे बैठे हैं, बिल्कुल मैं उसकी फ़ोटोज़ उपलब्ध करा सकता हूँ, आपको कटिंग उपलब्ध करा सकता हूँ। हम लोग तीनों जगह के ऊपर धरने पे बैठे हैं और ये कहा है हमने कि साहब सब सारी चीज़ें कंप्लीट तैयार हैं, केवल और केवल बजट को रिलीज करना है, और वो नहीं करवा पाए अपनी सरकार के अंदर। और आज हमारी सरकार के लिए कह रहे हैं कि मैं उस सरकार में जाकर के और ले आया, कि किस भी हाथ पे ले आए। हाँ, आपने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि सूरजगढ़ का किसी भी नागरिक से आप बात कर लो, वो ये कहेगा साहब पानी आना चाहिए। वो श्रवण कुमार ने भी कहा। हाँ नहीं, वो क्रेडिट दे रहे हैं ना, वो क्रेडिट दे रहे हैं कि आप देवता हैं, आपने दिया है। हाँ, ये क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा साहब, मुख्यमंत्री ने पैसे दिए हैं। पर वो लेने का जो अलग प्रयास किया, पहले इन्होंने सीएम साहब को फोन किया है, एक वीडियो चल रहा था जिसमें वो सीएम साहब से बात कर रहे हैं, साहब आप कलयुग के देवता हो। पहले इन्होंने सीएम साहब को फोन किया है, सीएम साहब बिजी थे, इसलिए सीएम, एक एमएलए अगर सीएम, अब ये इतने अच्छे सीएम हमारे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है ना, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है ना, कि पहली बार का और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी मुख्यमंत्री बना। अपने खुद के मुख्यमंत्री से तो बात नहीं कर सकते थे फोन के ऊपर, कई बार ये कहते थे अशोक गहलोत तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। और हमारे मुख्यमंत्री इतने हैं कि भाई राजस्थान की विधानसभा में जीत के गए हैं, उन लोगों का सम्मान वो करते हैं। एमएलए ने फ़ोन किया इनको, वापस मुख्यमंत्री जी के पास इन्होंने पहले फ़ोन किया, फिर उन्होंने वापस फ़ोन किया तो इन्होंने चार वीडियो चारों तरफ से चलवा करके कि भाई मैं लोगों में एक भ्रम फैला दूंगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि श्रवण कुमार जी का इस पानी में कोई रोल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। इसमें पर्टिकुलरली अगर कोई भी आदमी ये बोलता है, कोई भी नेता, इवन तक इसमें जो हमारी पार्टी की लीडर है वो भी कहीं मैंने ला दिया, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी दिया है, पैसे दिए हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के आग्रह पे दिए हैं। जी, मिलाजुला सहयोग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो बयान सर आपके भी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं कई बार,
एसडीएम साहब को भी कई बार धमकाते हुए पाए जाते हैं और कई बार पुलिस अधिकारियों को भी कहते हैं कि ज़्यादा गर्मी है क्या, और इस तरह के कई सारे वीडियोस आपके भी वायरल हैं। देखिए, आपने दो बातें की। एसडीएम साहब की जो बात की, उस समय जो एसडीएम साहब थे, कुआड़वास और जारोडा के बीच में एक किसान का खेत है जी। वहाँ बिजली का तार गिरने से और आग लग जाती है। उस किसान के जो छान, जिसको छप्पर अपन बोलते हैं, उसमें बंधी हुई 3 भैंसें जल जाती हैं साहब, जल के मर जाती हैं, बेल नहीं खोल पाते हैं, और 1 गाय, 4 पशु मर गए। जब आग लगी, सबसे पहले घर का मालिक भागा, और जैसे वो अंदर घुसा, ऊपर से गिरा तो उसके आग की लपेट में आ गया। फिर उसकी वाइफ भागी है, वो आग की लपेट में आ गई। फिर उसका बेटा भागा है, वो आग की लपेट में आ गया। घर के 3 तो पुरानी आग से जल जाएं और 4 उसके पशु जल के मर जाएं। मैं ये मानता हूँ उस किसान को कितनी बड़ी तकलीफ हुई होगी। मुझे जैसे ही ये पता चला, मैं वहाँ के लिए रवाना हुआ और मैंने देखा कि भाई हमारे उपखंड के सबसे बड़े हाकिम हैं एसडीएम। मैंने उनको फ़ोन किया कि एसडीएम साहब ऐसे ऐसे वहाँ आग लगी है, तो एक बार आपको मौके पे जाना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा साहब मैं तो झांझा में कोई पंचायत भवन का निरीक्षण कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बहुत इजी वे में ये कहा कि साहब पंचायत भवन का निरीक्षण तो वापस आके भी हो जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण काम आपको जाना चाहिए। उनका मैंने मेरे तहसीलदार को भेज दिया। तो फिर मैंने उनको पहली बार, वो नई उनकी पोस्टिंग थी, तो मैंने उनको दोबारा नहीं कहा कि उसमें फिर मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और कलेक्टर साहब को मैंने सारा विषय बताया। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि सतीश गजराज वहाँ जा रहे हैं और जाकर आप भी पहुँचो और किसान के क्या क्या तकलीफ है वो सारी चीज़ आप देखो। तो उनको ये लगा यार ये ऐसा कौन आदमी है जो मेरे को कलेक्टर से धमकवा दिया। तो वो वहाँ जैसे आए तो उनका व्यवहार उस परिवार के साथ अच्छा नहीं था, जिसके घर के अंदर 4 पशु मरे पड़े हैं, 3 आदमी हॉस्पिटल के अंदर हैं। उस घर वालों के साथ अगर वो ढंग से बात नहीं करें, तो मैंने उनको एसडीएम साहब को कहा कि ये बुआना है, और बहुत से एसडीएम साहब यहाँ आए और गए, है ना, यहाँ इस तरीके का व्यवहार नहीं चलेगा। तो ये विषय तो वो था। और जो आप थानेदार जी की जो बात कर रहे हैं, वो बुआना के अंदर एक रहबारी समाज के बच्चे को और कुछ 3-4 अपराधियों ने मिल करके, जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं, धर्म विशेष के हैं, वो एक अलग बात है। अब वो लड़का मर गया 3 दिन बाद में। अब उस लड़के की एफआईआर दर्ज कर ली 302 में, और उन मुलजिमों को इसलिए गिरफ्तार नहीं कर लिया कि उसकी विसरा रिपोर्ट नहीं आई है। तो एक 302 का मुलजिम, और वो यहाँ बुहाना में खुला घूम रहा है, और विसरा रिपोर्ट आने में लगते हैं 3 महीने। तो 3 महीने में वो और नए अपराध कारित नहीं करेगा क्या? और आप क्या माइंड सेट देना चाहते हैं युवाओं के लिए कि किसी आदमी को मार दो और विसरा के नाम पे 3-3 महीने आप घूमते फिरेंगे? उसको लेकर के जब बुहाना के कुछ नौजवान और मैं और आसपास के लोग, हम सब लोग गए एसपी साहब के पास, नोपाराम भाकर जी के पास, तो वहाँ वो एसएचओ उस समय के अपने बुहाना के, कस्तूर जी उनका नाम था, वो खड़े थे। जो मैं डीएसपी साहब से बात कर रहा था कि साहब इसमें आपको इस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और इनको दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए। तो वो अपने अफसर के सामने थोड़ी अफसरशाही दिखाने के लिए कि साहब मैं यहाँ का एसएचओ हूँ, और उन्होंने बीच में हमें इंटरप्ट किया। एक बार मैंने उनको इशारे में ये कहा कि आपको रुकना है, हम अफसर से बात कर रहे हैं। और नोपाराम जी बहुत अच्छे से बात करते, डीएसपी का व्यवहार भी अच्छा था, सच कोई इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने दोबारा किया तो मुझे लगा कि ये इंटेंसली किसी लीडर के कहने से कर रहा है कि यार वो सतीश ज़्यादा नेतागिरी कर रहा है वहाँ पे, उसको रोको। तो फिर मैंने उसको कहा एसएचओ साहब आपकी गलतफहमी हो गई है, अगर ज़्यादा गर्मी है तो आपको पानी पीना चाहिए। मेरा कभी किसी अधिकारी के साथ क्यों होगा जी? हमारा कोई व्यापार ऐसा है नहीं, कोई 2 नंबर का काम हम करते नहीं, है ना। जनता की बात करते हैं तो ठोक के करते हैं। ये दोनों मामले थे जी। दोबारा ऐसा अगर कुछ हुआ और ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ उठाएंगे 100%। जिस लोकल अभी सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे गैंग्स जो हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, अपराध सरेआम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, इसमें 2 महत्वपूर्ण विषय होते हैं। एक तो कोई भी अपराधी सबसे सीधा बड़ा गुंडा नहीं बनता, बड़ा अपराधी नहीं बनता। शुरुआत छोटे से, पहले वो छोटे छोटे अपराध करता है, और उस समय समाज का हमारा जो ताना बाना है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाता है, और एक्सेप्ट कर जाता है। फिर कुछ पॉलिटिशियन हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाह रहा, पर बिल्कुल जो सेटल्ड पॉलिटिशियन हैं वो अपने स्वार्थ के लिए उन बच्चों को काम में लेते हैं, और जब वो
उनके लिए फांस बढ़ने लग जाते हैं जब उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमने उनसे सवाल पूछा था अपराध पे, उन्होंने कहा कि जो भी अपराधियों का समर्थन करता है वो नेता नहीं हो सकता, अपराधी है। मैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से जिन्होंने आपको जवाब दिया वो अपराधी हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर 10 ऐसी गैंग्स जो वो छोटे छोटे बच्चे जिनके फादर फौज में थे, किसी का फादर अपनी खेतीबाड़ी करता था, उन बच्चों को अपने चुनाव में या अपने लिए उन्होंने काम में लिया, इसके खिलाफ ये कर दो, इसके खिलाफ ये कर दो, इसके खिलाफ ये कर दो, और आज वो बच्चे उनकी गैंग बन गई और उनका जीवन खराब हो गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ। ओपन कैमरा पे कह रहे हैं सर आप ये? मैं ओपन कैमरा के ऊपर ये कह रहा हूँ, और मैं अगर कभी कोई बात ऐसी चल जाए या आमने सामने बैठने की बात हो तो मैं तथ्य के साथ बता सकता हूँ कि इस लड़के ने पहले दिन ये अपराध किया और आपने इसकी सिफारिश करके इसको छुटवाया और उसके बाद इसने और बड़े अपराध किए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये नेताओं की ही सबसे बड़ी है कि जब जैसे कोई बच्चा हेलमेट नहीं पहन के गया और उसने सिंगाना के चौक पे मेरे को फ़ोन किया कि साहब मैं हेलमेट नहीं पहन के यार मेरे को पुलिस वाले ने रुकवा लिया, मैं भी बात करता हूँ। पर निश्चित रूप से आप किसी भी पुलिस के ट्रैफिक के सिपाही से या उसके अधिकारी से आप बात कर लीजिए, मेरा ये कहना होता है कि इसको धमकाना है और दोबारा ये हेलमेट लगा के आए इसके लिए पाबंद करना है ना। और अभी इसके जो पैसा लगेगा वो इसके पिताजी के लगेगा, इसको नहीं पता उसका दर्द क्या है, पर इसको धमकाना है। धमकाएंगे तो निश्चित रूप से इसके दिमाग के अंदर ये बैठेगी कि हेलमेट तेरा जीवन है। और इन लोगों ने तो, मुझे खूब अच्छे से याद है कि बहुत छोटे छोटी घटनाएं होती थी पहले, और उन घटनाओं के अंदर गाड़ी भर के एमएलए के पास गए और एमएलए ने टक से फ़ोन कर दिया थाने के अंदर, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो बच्चे और आगे बढ़ गए। ये गलत परंपरा है। अगर कोई अपराध करता है, अपराध कारित करता है, तो उसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अपने 4 वोट के चक्कर में किसी बच्चे के जीवन खराब हमें नहीं करना चाहिए। और मैं खास करके इस इलाके के समस्त माताओं को ज़रूर ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी माएँ हैं, सबसे पहले अगर बच्चे में कोई त्रुटि आएगी तो पिता से पहले, घर से पहले माँ को पता चलती है, और माँ उस घटना को दबा के रखती है। और जब तक वो बच्चे में और ज़्यादा बुराइयां नहीं आ जाती और उसके माँ के ऊपर से नहीं हो जाता, जब तक फादर को नहीं पता चलता है, फिर फादर उस बात को दबाने का प्रयास करते हैं कि बदनामी हो जाएगी, और एक दिन बदनामी होके रहती है क्योंकि वो बदमाशी करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये कहना कि बच्चा जब पहली बार लाइन से भटके तो माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, और सभी सेटल्ड पॉलिटिशियंस को मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि ये एक ऐसा नाशूर है कि हमारे नौजवान अगर अपराध की तरफ जाएंगे तो समाज का विकृत रूप आएगा, और वो विकृत रूप एक दिन आपको भी खा जाएगा। इसलिए किसी भी बच्चे को अपराध की तरफ जाने से हमें रोकना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे साथ इतने लड़के जवान रहते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 100-200 से ज़्यादा लोग तो लड़के तो ऐसे होंगे जो जिनकी शराब मैंने छुटवाई है, कि वो रेगुलर ड्रिंकर थे, मेरे साथ रहते हैं तो वो नहीं पी सकते। 150 लड़के ऐसे मैं आपको लाइन में खड़ा कर सकता हूँ सिंघाना और इसके आसपास के, जिनके कभी ना कभी कोई छोटी मोटी बदमाशी के अंदर वो रहे, और जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका बिल्कुल ब्रेन वॉश किया कि ऐसा काम दोबारा नहीं करना है, और वो बच्चे आज अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अपराध की तरफ हमारा नौजवान अगर जाएगा तो हमारा समाज गिर जाएगा, और इसके लिए जितने घर वाले और गांव वाले जिम्मेदार हैं उतने ही जिम्मेदार नेता भी हैं। उनको ऐसे अपराध करने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ इस पर। विधायक श्रवण कुमार के लिए भी आपने कहा था कि पीएम जैसे आदमी के आसपास कभी गए हो, उनके बारे में बोल रहे हो, इस तरह का भी एक बयान आपका वायरल था। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इनकी भाषा पे इनका कमांड है नहीं, उम्र भी ज़्यादा हो रही है और कुछ लूज टॉक करते भी हैं। उन्होंने एक भाषण में ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि वो रात को 8 बजे दारू पी के आ जाते हैं और अनाप शनाप बक देते हैं। सूरजगढ़ के अंदर मीटिंग चल रही थी, मैंने उस मीटिंग में उनको वापस से पूछा कि कभी प्रधानमंत्री जी के 10 मीटर के एरिया में भी गए हो क्या? कैसे पता चला जी आपको? ये बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस के काफ़ी नेता करते हैं, और ऐसा ही ये बयान मैं श्रवण कुमार जी का मानता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जो केवल 4-5 घंटे सो करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के तन मन धन से पूरे अपना उसने सर्वस्व निछावर कर रखा है इस देश के लिए, उसके लिए ऐसी बातें बोलना
मैं ये मानता हूँ कि उनको खुद को अपने बारे में सोचना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री पे इस प्रकार की टिप्पणी करने से उनको बचना चाहिए। अच्छा, वैसे राजनीतिक बयान सभी के आते रहते हैं, चुनाव के बाद, राजनीति के बाद, इन सब चीज़ों से परे क्या सारे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं या आपस में ये चीज़ें बाद में भी दिखाई देती हैं? देखिए, राजनीति में भी इस प्रकार के संबंध बहुत से लोग रखते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं पिछले 15 वर्ष में पॉलिटिकली श्रवण कुमार जी का अगेंस्ट में रहा हूँ और उनके व्यवहार, उनके काम, उनका वो जो निजी जीवन जैसा दिखता है उसको भी मैं ज़्यादा पसंद करता नहीं। जितना मुझे नॉलेज है, मैं आज तक मेरी कभी श्रवण कुमार जी से राम राम नहीं हुई, कभी बैठ के हम किसी भी जगह हम साथ नहीं बैठे, और तो मुझे इस बारे में ज़्यादा उनका तो नहीं पता। पर खास करके जिस आदमी का व्यवहार पब्लिक के साथ ठीक नहीं है तो उसका हमारे साथ भी ठीक नहीं रहेगा, तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी रहती है। जो लोग सबके साथ बहुत अच्छा घुल मिल के रहते हैं तो उसके साथ हम भी अच्छे रहते हैं। मतलब जो दिख रहा है वही है। हाँ हाँ, मतलब अभी केजरीवाल जी की बेटी की शादी थी तो अमित शाह भी वहाँ गए। हाँ, शादी में जैसे ये जाते हैं आपस में। मैं तो नहीं गया श्रवण जी के किसी भी कार्यक्रम में, पर संतोष अहलावत जी के बेटे की शादी में श्रवण कुमार जी आए थे और बड़े अच्छे से उनका व्यवहार आपस में अच्छा है। उनका वो जाते आते रहते हैं। अच्छा, उनका मतलब बाहरी जीवन में कैसा भी हो, हाँ, वैसे अच्छा है उनका। वो एक दूसरे के साथ सेट भी हो जाते हैं कि भाई कोई काम है तो जाना है, आना है। नहीं, उन्होंने अभी रिसेंट में कहा तो यही था कि मैं उनको नेता ही नहीं मानता। अब पता नहीं ये तो उन्होंने कैसे कहा है, वो तो मैं कह रहा हूँ उनके बयान अलग ही होते हैं जी। पर बाकी मैंने उनके बेटे की शादी में, संतोष अहलावत जी के बेटे की शादी में उनको देखा था। सर, यूथ जो है वो निश्चित रूप से आपको एक आइकन की तरह देखता है। कभी कभार मन में नाराज़गी आती है कि हम उन्हें एक तरह से जो देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे हैं, यूथ ने पूरा सपोर्ट किया है। 100%। बहुत बार जब रात को सोते हैं या अकेले बैठे होते हैं, गाड़ी में जा रहे होते हैं, तो जैसे किसी नौजवान का फ़ोन आया कि भाई साहब मेरी फ़ला जगह पे मैं हूँ, और राजस्थान से बाहर की कोई बात आती है या राजस्थान में भी मेवाड़ मारवाड़ की बात आती है, और मुझे लगता है कि यार वहाँ मेरा परिचय सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं पिछला चुनाव नहीं लड़ पाया। अगर मैं आज विधायक होता तो मैं निश्चित रूप से इस मेरे दोस्त की, मेरे भाई की या इस नौजवान का मैं मदद कर सकता था जी। तो ये मलाल ज़रूर होता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं ये कहता हूँ कि चुनाव जीतने वाले को जितना प्यार नहीं मिलता, उससे ज़्यादा सूरजगढ़ विधानसभा के नौजवानों ने, आम लोगों ने और ख़ास करके गरीब तबके ने मुझे बहुत प्यार दिया। पर पार्टी को वो चीज़ मंजूर नहीं थी और उन्होंने नहीं किया, इस कारण से उस चीज़ को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। पर अभी समय भी अच्छा आएगा, सारी चीज़ें भी होंगी और उसको आगे भी बढ़ाएंगे। और जो तकलीफ़ें आज दिल में आती हैं कि यार मैंने मेरे लोगों को, मैं उस लेवल की मदद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज उस जगह पे हूँ नहीं, उस चीज़ की कमी को पूरा करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा ढंग से अच्छी मदद कर पाएंगे। कभी दिल में आया कि गलत फील्ड चुन लिया, नहीं करना था? नहीं, राजनीति में मेरा पैशन है और मैं इसमें बहुत मतलब मुझे इस पे ज़्यादा कोई ये अपेक्षा ही नहीं, मुझे धन कमाना है, मुझे नाम कमाना है, मुझे और कुछ करना है, इसलिए इस तरीके की कोई तकलीफ भी कभी आई नहीं। जी सर, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप जाने जाते हैं, मंच पे जहाँ भी आप बोलते हैं काफ़ी अच्छा बोलते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। तो ये किस तरह से ये चीज़ समय के साथ डेवलप हुई या स्कूलिंग में ऐसा कुछ था या क्या, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, पॉलिटिकल कोई फैमिली है नहीं, पर मैं क्या जो बात मेरे दिल में होती है और उसको मैं बेबाक तरीके से, मुझे ये नहीं लगता कि भाई मुझे कोई डरा देगा या मुझे कोई धमका देगा या मैंने उसके लिए क्या कह दिया। मैं जो बात सही है उसको कहने में बिल्कुल नहीं हिचकता, चाहे सामने पुलिस का कप्तान हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई सामान्य नागरिक हो। अगर उसको मुझे जो बात कहनी है वो मैं बेबाक तरीके से कहता हूँ। मुझे आज तक आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि सतीश गजराज उसके पीछे से ये कह रहा था। राजनीतिक जीवन में किसी को आदर्श मानते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा लीडर नहीं है जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जिनका जीवन अपने आप में
एक किताब जैसा है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदर्श मान के जो व्यक्ति पॉलिटिक्स करता है वो निश्चित रूप से नर नारायण की सेवा करेगा और देश की सेवा करेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बहुत पसंद करता था भी और करता हूँ भी। उनकी बातें, उनकी कविताएं आज भी मैं सुनता हूँ जी। तो ये दोनों ही व्यक्ति मेरे लिए पॉलिटिकली मैं ये मानता हूँ कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ। बीजेपी के बाहर भी कोई हैं? मैं मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अजात शत्रु थे। उनको हम केवल बीजेपी से क्या जोड़े, वो तो इस देश के आज़ादी से पहले जो जन्मे थे, जिनका आज़ादी के अंदर भी योगदान रहा और उसके बाद में बहुत लंबी राजनीति उन्होंने की, तो उनको मैं कोई दल से नहीं करता। और अगर बिना पॉलिटिक्स के मैं जैसे बात करूं तो मैं अब्दुल कलाम जी को बहुत मैं पढ़ा है मैंने, और उनके बारे में और उनकी बहुत सी बातें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। पार्टी की तरफ से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अब पूरा समर्थन मिलता है लोगों के लिए, जब काम करने की नौबत आती है या कुछ भी होता है? निश्चित रूप से मैंने जब भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कोई भी विषय के लिए बात की है, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। प्रदेश अध्यक्ष जी का तो वो इतने मिलनसार हैं कि कभी ये लगा ही नहीं कि हम सामान्य कार्यकर्ता हैं। और पार्टी में जहाँ जिस फोरम पे आवश्यकता है तो पार्टी उस बात को मानती है कि इस बच्चे ने सेक्रीफाइस किया है। अगर अब तक के राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री आप किसको मानते हैं जो आज तक रहा? देखिए, भैरू सिंह जी शेखावत के बाद के लगभग मुझे कार्यकाल याद है जी। और भैरू सिंह जी की जो क्रियाशैली थी, कार्यशैली थी, वो अलग प्रकार की थी। तो वो उस समय के अंदर सबसे अच्छे मुझे लगे। जैसे वसुंधरा जी आए, दोनों कार्यकाल इतने अच्छे कार्यकाल उनके, इतनी नौकरियां उन्होंने दी, इतनी योजनाएं अच्छी उन्होंने चलाई, तो उस समय में वो भी बेहतरीन मुख्यमंत्री में रहे। और अभी भजनलाल जी का बहुत शॉर्ट टर्म हमने देखा है, और इसमें एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता और इस तरीके से राजस्थान को संभाल रहा है। और राइजिंग राजस्थान में हमने देखा कि राजस्थान के लिए पैसों की बौछार उन्होंने की है। और मैं तो ये मानता हूँ कि झुंझुनू में और भी सूरजगढ़ को नहर का पानी देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो भजनलाल जी हैं। तो हम तो सबसे ज़्यादा श्रेय अपने ओर से और इस पूरी विधानसभा का प्रत्येक व्यक्ति सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उन्हीं को मानेगा। ये एक वक्ता की विशेष बात होती है, एक लाइन में तीनों को आपने खुश कर दिया। नहीं, तीनों अच्छे हैं इसलिए कह दिया। इसके बीच में भी काफ़ी हुए जिनका नाम नहीं लिया गया। जी, ठीक बात। सर, आपने ही अभी बातों के दौरान कुछ पेंडिंग मुकदमों के ऊपर बात करी थी, और ऐसा लोग भी कहते हैं कि कई बार कुछ मुकदमे हैं वो इन पे खुद पे सतीश गजराज पे भी रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे मेरे मुकदमे लगे जी। मुझे मुकदमा लगा जब चिड़ावा कॉलेज के अंदर फीस बढ़ी। उस फीस वर्दी को वापस करवाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे, और एक निर्माणाधीन गेट कॉलेज का गिर गया, जिसमें एक पुलिस के कर्मचारी को, उस समय के सब इंस्पेक्टर थे, उनको और एक टीचर को और 2-3 स्टूडेंट्स को चोट लगी। वो मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हुआ। उसके बाद में उसमें हम नॉट गिल्टी रहे। इसी तरीके से झुंझुनू के अंदर टोल लगा, और टोल जगह जगह पे लगा दिया। ये 2004-5 की बातें हैं, जब सीकर लोहारू टोल पहली बार लगा। उसके खिलाफ हमने धरना किया, हमारे खिलाफ रास्ता जाम का मुकदमा बना। पुआनिया के अंदर पहाड़ी में अवैध खनन हो रहा था, लोगों के साथ में मिल करके और बसावता की रोड के ऊपर बैठे जाम किया। वो पहाड़ी आज भी खड़ी है। अगर उस दिन नहीं लड़ते तो आज वहाँ 100 फीट के खड्डे होते, है ना। उसके अंदर सतीश गजराज के मुकदमा लगा। और इतने जनहित के कार्य करते हुए अगर कोई मुकदमा मुझे लगता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं मुकदमे खाने के लिए तैयार हूँ। और एक बार जैसे कोविड के अंदर झुंझुनू के जिला कलेक्टर ने, है ना, केवल इसलिए कि ईगो टकरा रहा था, है ना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं मुकदमा दर्ज कर दिया, सतीश गजराज पे भी करवा दिया। और हमने उसमें कोई गलत नहीं किया। हमने ये कहा कि साहब कोविड के अंदर आपकी मिसमैनेजमेंट है राजस्थान की सरकार का, हमारे ऑक्सीजन के कंसर्ट अलग पड़े हैं और आप भेज नहीं पा रहे हैं अस्पतालों में। ये बात कहने के लिए गए, मुकदमा लगा। मेरे खिलाफ कोई चोरी का मुकदमा नहीं, कोई डकैती का मुकदमा नहीं, किसी बहन बेटी को छेड़ने का मुकदमा नहीं, कोई ज़मीन पे कब्जा करने का मुकदमा नहीं, किसी भी प्रकार का आर्थिक या क्राइम अपराध मैंने नहीं किया है।
तो सर ये सब चीज़ें होती हैं, और जब आप लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं बेसिकली, तो युवा तो और भी चाहेंगे, आपसे इंस्पायर होते हैं युवा भी आगे आएंगे, वो भी लड़ेंगे। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी, झूठे मुकदमे लगेंगे, ये सब होगा, तो आपको कहीं लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है, स्थिति ख़राब है? युवाओं का इंस्पायर होना और लॉ एंड ऑर्डर का दोनों विषय अलग अलग है। मैं ये मानता हूँ कि छोटा बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, उसमें देख के सीखता है, सुन के सीखता है, उसके बाद स्कूल में सीखता है, फिर समाज के अंदर जो लोग काम करते हैं, जिनको वो देखता है, जिनके बारे में सुनता है, उस हिसाब से वो एनालिसिस करता है कि मुझे क्या करना है। जैसे बच्चे को थोड़ी पता होता है, तीसरी चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को आप पूछो क्या बनोगे बेटा, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उसके घर में कोई डॉक्टर बना है या उसको लगा है कि डॉक्टर बनना अच्छी चीज़ होती है। जैसे अपने इलाके में आप किसी भी बच्चे को पूछोगे तो 70% बच्चे बोलेंगे मैं फौज में जाऊँगा, क्योंकि उसने अपने चाचा को देखा, अपने ताऊ को देखा, अपने भाई को देखा, गाँव में आते हुए फौजियों को देखा है, और भारत की सेना के बारे में वो सुनता रहता है, इसीलिए अपने इलाके के ज़्यादा बच्चे फौज के बारे में बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज के नौजवान को निश्चित रूप से ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारी राजनीति कैसी बने, और हमारा पॉलिटिशियन जो है, जिसको हम लीडर बनाते हैं, जिसको हम नेता बनाते हैं, जिसको हम चुनाव जिताते हैं, उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, वो किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो काम करने में कितनी क्षमता रखता है, ये सारी बातों का नॉलेज उन बच्चों को होना चाहिए। और जो बच्चे या जो युवा कुछ बदलाव करने का प्रयास करते हैं, जैसे आपसे आप ले लीजिए, आप स्कूल टीचर हैं, आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया है कि मैं इस प्रकार का कोई काम करूं जिससे समाज को आईना मिले, और समाज के अंदर जो समथिंग स्पेशल जो लोग घूम रहे हैं, चाहे वो अपने मन में बन के घूम रहे हैं या लोगों ने बनाया है, पर उन सब के उनके बारे में जानें और लोगों को बताएं, ये एक स्पेशल आइडिया हुआ आपका। ऐसे ही हर बच्चे को, हर युवा को समथिंग स्पेशल करने का अधिकार भी है और करना भी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छे नौजवान जब राजनीति के अंदर आएंगे, मैं मेरे से ही बात नहीं कर रहा, मेरे बाद में भी काफ़ी, क्योंकि मैं अभी 38 के आसपास हुआ हूँ, तो अब अभी 20-22 साल के नौजवान जो हैं वो राजनीति में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं तो उनको, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, मैं उनको बड़ा कोऑपरेट भी करता हूँ। मैं उनको बार बार कोई सलाह अगर मेरे से लेता है तो मैं बिल्कुल सही सलाह देता हूँ। कि मैं ये मानता हूँ कि सेवा का बहुत से साधन है, आप अगर किसी की सेवा करना चाहो तो बहुत से साधन हैं, पर राजनीति में रह करके आप उस अंतिम व्यक्ति के लिए रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, उसका भला कर सकते हैं, और वो मास लेवल के ऊपर कर सकते हैं। आप व्यक्तिगत अगर करेंगे तो 1, 2, 5, 100, 1000, 2000 के लिए कर सकते हैं, पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी 8 करोड़ लोगों का भविष्य तय कर सकते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री जी अगर एक फैसला करते हैं तो इस देश के 150 करोड़ लोगों के लिए वो फैसला हो जाता है। तो ये पॉलिटिक्स में रह करके आप और ज़्यादा मास लेवल के ऊपर लोगों का भला कर सकते हैं, मैं ये मानता हूँ। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर अगर उस चीज़ में परेशान करता है तो वो कैसे डील करेंगे? मैं ये मानता हूँ कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर परेशानियाँ निश्चित रूप से आएंगी, और आप तो सरकार मांगने जा रहे हो। अगर कोई युवा पॉलिटिक्स में आ रहा है तो वो सेटल्ड लोगों की जगह को खाली करके आ रहा है, उनको उस जगह से ओवर करके जा रहा है, तो वो उसको रोकने का प्रयास करेंगे। ये प्रकृति का नियम है। तैयार रहिए। हाँ, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहना चाहिए। जब आप दुनिया की सेवा की बात करते हो, दुनिया के भले की बात करते हो, आप गरीब व्यक्ति को उसका हक दिलाने की बात करते हो, तो सबसे पहले तो खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या किसी भी तरह के चुनाव में कभी जातीय समीकरण को नकारा जा सकता है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेरे को 15 साल हो गए। मैं 2010 की जनवरी 8 को पहला चुनाव जीता, और उस दिन से लेके आज दिन तक मुझे कभी नहीं लगा कि जाति के कारण से कहीं कोई नुकसान या लाभ हो रहा है। मैंने जिला परिषद के चुनाव लड़े। जाति की बात करें तो जाटों के गांवों से ज़्यादा मुझे यादवों के गांवों में भी वोट मिले हैं। कई गांव जाटों के ऐसे हैं जिनके अंदर मेरे को 70-80% वोट मिले, और कई यादवों के गांव भी ऐसे हैं जिनमें 70-80% वोट मुझे मिले। राजपूत कम्युनिटी के गांव भी हैं। एससी के अंदर इतने मेरे दोस्त हैं कि मोहल्ले के मोहल्ले पूरे मेरे वोट डाल के गए। और जब मेरी मीटिंग्स होती हैं तो आप देखेंगे कि
36 कौम का गरीब से गरीब व्यक्ति जो गांव के अंदर बिल्कुल जिसको गिनते भी नहीं है लोग, और वो आकर के सीधा सतीश गजराज के गले लग सकता है। तो इसलिए कहीं जाति का कोई फैक्टर मेरे राजनीतिक जीवन में मैं नहीं मानता। कोई मानता होगा या होते भी होंगे, पर मैं ये मानता हूँ कि सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र इतना अवेयर विधानसभा क्षेत्र है। ये पूरा इलाका, चाहे बुहाना का रीजन हो, चाहे सिंगाना का हो, चाहे सूरजगढ़ का हो, सब लोग जातिवादी से ऊपर ही उठ करके बात करते हैं। सर इस समय बीजेपी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और सरकार भी बीजेपी पार्टी की है प्रदेश के अंदर, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम आप इस सरकार से जुड़े हुए कर सकते हैं। विज़न क्या है सर? आने वाले जो चुनाव हैं उनसे पहले क्या करना चाहेंगे और उसके बाद का क्या विज़न है? देखिए, सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि हम हरियाणा बॉर्डर के लगती हुई हमारी विधानसभा है, सबसे महत्वपूर्ण जो काम पानी का हमारे लिए था कि हमारे ऐसे भी गांव हैं सूरजगढ़ विधानसभा में जिनको हरियाणा से पानी लाके पीना पड़ता है। ऐसे भी गांव हैं जिनके अंदर पीने के पानी ज़मीन में ही नहीं है, तो उनको पास गांव से पाइपलाइन के थ्रू पानी लाना पड़ता है। ऐसे भी गांव हैं जिनके अंदर पानी की ठीक ठाक व्यवस्था है। तीनों ही प्रकार के हैं। तो इसके लिए हमें महत्वपूर्ण रूप से एक जल के लिए एक पेयजल योजना बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता थी वो अब उसकी पूर्ति तो हो रही है, वो काम अभी स्टार्ट होना है। इसके बाद में मैं ये मानता हूँ कि जिस देश प्रदेश या इस गांव या कस्बा या क्षेत्र, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो उनके युवाओं के लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं जी, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है कि आपका नौजवान आगे बढ़े। तो उसमें मुझे बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े दावे करने वाले, जिनका पॉडकास्ट आपने पहले भी किया, श्रवण कुमार जी, कि आपने कितने खेल स्टेडियम सूरजगढ़ विधानसभा के अंदर बनवाए। हमारा बच्चा जब खेल मैदान में नहीं जा पाएगा तो वो उस क्या सर्वांगीण विकास करवा पाएंगे हम एक बच्चे का? एक खेल स्टेडियम पूरे सूरजगढ़ विधानसभा में नहीं है। झुंझुनू में भी, झुंझुनू जिला मुख्यालय के ऊपर है, पर झुंझुनू के नवलगढ़ के अंदर बना हुआ है। अभी इसमें अपना मंडावा के अंदर भी कॉलेज का बहुत अच्छा ग्राउंड बना। पर हमारी तो ये स्थिति है भाई साहब कि सिंगाना कस्बा है हमारा, तहसील है, एक खेल मैदान बताओ सरकारी पूरे सिंगाना में है क्या? नहीं है। अब आ जाओ आप बुहाना तहसील भी है, कस्बा भी है, एक खेल मैदान बताओ। जो पहले एक खेल मैदान होता था तहसील के सामने, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, उसमें कुछ मकान बना दिए, कुछ पेडिस्टल वगैरह बना दिए, और उसमें आज ये स्थिति है कि 400 मीटर की ट्रैक नहीं है बुहाना के अंदर, और ये की स्थिति सूरजगढ़ की। मैदान के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो महत्वपूर्ण तो आपको स्थान है। सबसे पहले एक मैदान हो, उसमें 400 मीटर की ट्रैक हो, उसके बाद में हम बात करेंगे उसमें ओपन जिम हो, उसमें हमारे बच्चों के लिए इंडोर गेम्स हों। कैसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? कोई नहीं सोचता। केवल और केवल एक दूसरे की बुराई करने के अलावा वो संतोष अहलावत जी की बुराई कर देंगे, संतोष अहलावत जी उनकी बुराई कर देंगे, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं। मैं ये निश्चित रूप से चाहता हूँ, और मैं सरकार का हिस्सा मान सकते हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी की सरकार है, हम ये चाहते हैं, और मैं इस चीज़ के ऊपर मुख्यमंत्री जी से भी मिलना है तो हम मिलेंगे, और जिस लेवल पे कह सकते हैं वहाँ कह करके कम से कम सूरजगढ़ विधानसभा के अंदर 3-4 ऐसे स्टेडियम बने जहाँ कोच हो, और हमारे बच्चों में पोटेंशियल है। ऐसे बच्चे जो खानपुर मैराना की पहाड़ी के नीचे बच्चे कबड्डी खेलते खेलते और स्टेट खेल गए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो अच्छा खेल में प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास होता है। तो महत्वपूर्ण मेरे दिल में एक कसक है, और मैंने किया है सर। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप बसावता से और गरडाना जाएंगे तो ऑन रोड आपको गोट के खेल मैदान के अंदर आपको एक ओपन जिम लगी हुई मिलेगी, जिसके ऊपर कम से कम 100 फीट का तो टिन शेड है, जिला परिषद के बोर्ड कोटे से बना है। बीर हमारा सैनिकों का गाँव है। भीर के अगर खेल मैदान के अंदर आप जाओगे तो मैंने बिल्कुल वहाँ एक पेडेस्टल बना करके तैयार किया कि कम से कम हमारे बच्चे वहाँ अपना व्यायाम कर सकते हैं, है ना। अभी सातड़िया अपने पास ही गांव है, सातड़िया खेल के स्कूल के अंदर मैंने एक ओपन जिम लगवाई। भूपेंद्र यादव जी के पास जा करके मैं राज्यसभा से उनका कोटा लेके आया, जब वो राज्यसभा में थे, अभी तो लोकसभा में है, राज्यसभा में थे, और सातड़िया के हमने सातड़िया गाँव में ओपन जिम लगवाई। तो खेल मैदानों के लिए, जैसे मेघपुर पाथरौली में मेघपुर गांव का जो
खेल मैदान का जो पेडिस्टल है वो टूटा पड़ा था। मैं एक क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में गया। सोनू उस समय मेरे हमारे साथी हैं जो जिला परिषद के मेंबर, वो भी साथ थे क्योंकि उनका जिला परिषद का अवार्ड पड़ता है। हमने जिला परिषद से वो काम कराया। ये आपका पास में मुरादपुर गाँव पड़ता है। मुरादपुर के खेल मैदान के अंदर एक बार फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन में मैं गया तो वहाँ टेंट लगा रखा था। तो मैंने कहा तो आपको इतने दिन का बहुत किराया लगता होगा। बोला हाँ लगता है। मैंने वहाँ टीन शेड लगवाया जिला परिषद से। अब वो उन खेल मैदानों के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मेरा ये मानना कि हमारे बच्चों के लिए हमें खेल मैदानों को विकसित करना है, सबसे महत्वपूर्ण काम। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हमें हमारे बच्चों को संस्कार के साथ आगे बढ़ाना है। हमें उनको हमारे जो सनातन मूल्य हैं वो भी उनको सिखाने हैं और अच्छे से उनका सर्वांगीण विकास करवाना है। तो ये जितने भी आपने खेल मैदान से संबंधित चीज़ें बताई, बिना विधायक रहते हुए ये पहली चीज़ें हैं। केवल जिला परिषद का मेंबर हूँ मैं, उसी से। हाँ, और आगे भी अभी करेंगे निश्चित रूप से, बिल्कुल। ठीक है। और कुछ जो मतलब चुनाव से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि हमारे बच्चों के लिए हमें अच्छे से काम करना चाहिए। इसके लिए हमें खेल मैदान जरूरी है। हमारे स्कूल्स अच्छे से रन करें, उनमें अगर कोई कमी है तो उसको हमें दूर करना चाहिए। कोई लेबर ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें हमने साइंस खुलवा ली, उसमें लेबोरेटरी नहीं है। कई स्कूल्स हैं जिनके अंदर हमने एग्रीकल्चर कर लिया, वहाँ पे टीचर नहीं है। कई स्कूल है जिनमें मैथमेटिक्स है पर उसका फिजिक्स का टीचर नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको हमें दूर करना है। शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। और चिकित्सा के अंदर अभी सरकार खूब अच्छा काम कर रही है। भारत सरकार भी खूब पैसा दे रही है और साथ में स्टेट की भजनलाल सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। चिकित्सा के अंदर भी हमारी कुछ लूप होल्स हैं अभी तक हमारे पास, क्योंकि हम जिला हेडक्वार्टर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बैठते हैं। एक उप जिला अस्पताल हमारा होना चाहिए और मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि नेक्स्ट बजट के अंदर हम मुख्यमंत्री जी के पास जाके आग्रह करेंगे और बुहाना में, क्योंकि हमारा मिड पड़ता है, बुहाना के अंदर उप जिला अस्पताल होना चाहिए। हमारे यहाँ की चिकित्सा की व्यवस्थाएं जो हैं उनके अंदर सुधार आएगा। और बॉर्डर एरियाज़ के अंदर कानून व्यवस्था हो तो हमारी अच्छी तरीके से चौकियाँ स्थापित हो और कोई तकलीफ़ नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं हो, बदमाशी नहीं हो। इस तरीके की चीज़ों के लिए हमें अच्छे से काम करना है। और सड़क की कनेक्टिविटीज़ कुछ तो हमने अच्छी की है और कुछ और बची है, उनको भी हमें और अच्छा करना है। इस प्रकार से हमें शिक्षा में, चिकित्सा में, खेल के अंदर ये कुछ बुनियादी काम हैं जिनको करने से हमारे युवाओं का और लोगों का भला हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि आने वाले चुनाव के बाद आपको पार्टी भी मौका देती है, जनता भी मौका देती है, क्या विज़न रहेगा सर? मैनिफेस्टो क्या है खेल मैदान और इन सब को छोड़ने के बाद, इनके बाद? इसके बाद में हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम बनता है कि हम हमारे नौजवानों को शिक्षा और खेल के बाद में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको प्लेसमेंट कहाँ देंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि उनके रोज़गार की क्या व्यवस्था हम कर पाएंगे। और वो जब भी संभव है जब हम लोग उसके लिए चारों तरफ से, सरकारी नौकरियां तो सरकार एक लेवल तक निकाल सकती है, पर आपके यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो। जैसे हमारे सिंघाड़ा में रिको बनाया हुआ है, रिको के नाम पे क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करने पड़ेंगे। और वो जब भी संभव है जब आप राजस्थान की विधानसभा में बैठे हैं और अपने क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आज राइजिंग राजस्थान के अंदर अगर हमारा जनप्रतिनिधि ढंग का हो और वो इन विषयों को समझता हो तो राइजिंग राजस्थान के अंदर यह इंडस्ट्री लेके आए। हमारे पास तो इतनी ज़मीन पड़ी है यहाँ पे। जैसे हम एक बहुत अच्छा विजन हमारा है कि बुहाना की इतनी बड़ी बनी है ना, जिसमें अभी काफ़ी अतिक्रमण भी हो रखे हैं, है ना। हमें ये चाहिए कि उसको एक गो अभ्यारण्य हम बनाएं। तो यहाँ आसपास के सभी गांव जो 25-30 गांव हैं उनकी समस्या भी दूर हो जाएगी, गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा और बनी भी बच जाएगी। एक काम से 3 काम बन रहे और तीनों काम उत्कृष्ट काम है। तो इस प्रकार की बहुत से काम हैं जिनको करने की आवश्यकता है, जिनके लिए मेरा विजन भी है। मैं बड़ा स्पष्ट सा इसके अंदर रहता हूँ कि हमें ये काम करना है। उसके अंदर 2 लोग अगर नाराज़ होते हैं तो होते होंगे, पर 100 लोगों का भला होता है तो हमें करना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि पहले जब तक नहीं बनते तब तक सारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है, चीज़ें पास आती हैं, लोग बदल जाते हैं। इसका जवाब तो आपने पीछे वाले क्वेश्चन में दे दिया खुद ने ही कि मैं कोई विधायक नहीं हूँ, पर मैंने आपको मेघपुर पाथरौली गांव का भी काम बताया है, मैंने आपको मुरादपुर का भी बताया है, मैंने आपको शातरिया का भी बताया है, मैंने आपको गोट का भी बताया है। ये तो बुहाना सिंघाड़ा हो गया। पिचाणवा के खेल मैदान के अंदर भी जो टिन शेड लगा हुआ है जिसके नीचे बच्चे रोज़ाना व्यायाम करते हैं, वो भी जिला परिषद से मैंने लगाया। यानी चारों पंचायत समितियों के अंदर
हम सब गांवों के अंदर और ऐसे भिर के अंदर जैसे मैंने किया, तो ऐसे सारे जो गांव हैं है ना, उनके में हमने बहुत अच्छे अच्छे काम पहले जिला परिषद के एक सामान्य मेंबर रहते हुए किया है। शिलारपुरी के अंदर हमने काम किया है ना। शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जिस गांव में कोई व्यक्ति ने मुझे कोई काम कहा हो और उस काम का इम्प्लीमेशन, मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ पर मैं राज्यसभा के सांसद, जो मैंने बताया 5 लाख रुपए तो शिलारपुरी, 10 लाख रुपए आपके हीरवा और 10 लाख रुपए पालोता के अंदर लाके लगाए। उससे पहले जिला परिषद के अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे नरेंद्र जी, तो उनसे उससे पहले जब बीच में एमएलए सुभाष जी थे तो मैंने उनको बोल बोल के कि यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। तो मतलब एमएलए तो बनना नहीं बनना वो सब आगे का भविष्य के गर्भ में है, पर मैं ये मानता हूँ कि मेरे से जिस व्यक्ति ने जो अपेक्षा रखी, भगवान की कृपा मानिए या मेरा अपने काम के प्रति एक जुनून मानिए, मैंने किसी व्यक्ति को निराशा नहीं दी, उसके 100% प्रयास किए हैं। कितने ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनके लिए मैं आईएन कार्यालय से लेकर के, एक्शन कार्यालय से लेकर के, एससी कार्यालय से लेकर के एडिशनल चीफ ऑफिस जयपुर तक जाता हूँ, उस कुएं को सैंक्शन करा के लाता हूँ, और फिर जब यहाँ आता है तो कोई सा बड़ा नेता कहता है कि ये मैं करवा के लाया हूँ, फिर भी हम उसमें बिल्कुल किंचित भी भयभीत नहीं होते हैं। ठीक है, तू इसका सरे ले जा, पर जिसके हो रहा है उसको पता है 130 लेके आया है। ठीक है सर, बहुत सारे सवाल हमने आपसे पूछे और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छी समझ के साथ जवाब भी आपने दिए, और बहुत सारे विषयों पर हमने चर्चा भी की, आपने विज़न भी बताया और जनता की सेवा के लिए आपने कहा कि आप तत्पर भी हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं सर, जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप पहुंचें। उसके बाद फिर से हम किसी एक और पॉडकास्ट में बैठे हों और ज़रूर हम लोग बात करें, ऐसी हमारी इच्छा है। और आपको आगे के जीवन के लिए सर और आपके राजनीतिक जीवन के लिए विशेष रूप से शुभकामनाएं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं दोबारा ये कहता हूं कि हमारे नौजवानों को आप जैसे युवाओं से सीखना चाहिए और क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ भारत के प्रधानमंत्री का जो सपना है ना 2047 के अंदर विकसित भारत का, तो वो रास्ता युवाओं से होके ही गुजरता है। तो जैसे आपने क्रिएटिव आइडिया लिया, ऐसे हमारे नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा, आपके व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप कैसा भी काम, क्रिएटिव काम है, समाज के लिए अच्छा काम है, आप अगर करना चाहते हो, सतीश गजराज हमेशा आपके साथ है। जिस प्रकार की मदद आपको चाहिएगी, सरकार की मदद आपको चाहिएगी, किसी फाइनेंशियली उस काम को करने के लिए अगर कोई सपोर्ट सरकार कर सकती है, कोई बैंक के थ्रू किया जा सकता है, कोई स्टार्टअप के थ्रू किया जा सकता है, तो हम लोग करेंगे। पर सभी को कुछ ना कुछ अच्छा, क्योंकि इस धरती पर हम पैदा हुए, इस धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा दिया है, पानी दिया है, ये शरीर भगवान ने दिया है, तो हम इसके लिए भी कुछ करके जाएं। नौकरी करते हैं, पैसा करते हैं, वो सब अपने लिए कर लिया, कुछ ना कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें। चाहे और कुछ भी नहीं है तो पेड़ लगाना शुरू कर दें, और कुछ नहीं है तो स्वच्छता का संदेश देना शुरू कर दें, और कुछ नहीं है तो बूढ़े दादा दादी का गांव के अंदर बैठे रहते हैं, 2 मिनट उनसे बैठ करके अच्छी बात करना शुरू कर दें। किसी भी प्रकार का कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया आपको समथिंग स्पेशल बनाए, जिससे आपको हार्टली सेटिस्फिकेशन मिले। मैं प्रत्येक नौजवान से कहना चाहता हूं कि आपको अपनी जिसमें आपकी रुचि है उस फील्ड को अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय के साथ साथ चुनना है, और उसके लिए हमें काम करना है। उसमें मेरी जहां भी आवश्यकता होगी, मैं निश्चित रूप से प्रत्येक नौजवान को ये आश्वस्त करता हूँ आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आप उस क्रिएटिव आइडियाज़ को आगे बढ़ाइए। और आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि सिंघाड़ा की धरती पर हमारा एक ऐसा भाई है ना, वेद प्रकाश जी के घर के अंदर जन्मा, कि वो अपने शिक्षा के साथ साथ, शिक्षक होने के साथ साथ इस प्रकार के क्रिएटिव काम कर रहा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, अगेन आपने इतना सारा समय हमें दिया, मैं फिर से एक बार आपको थैंक यू करता हूँ। और आप व्यूवर्स के लिए अगर इस पॉडकास्ट में कुछ भी आपको अच्छा या बुरा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताएं। आपके और कोई क्वेश्चंस हों जो आप सर से पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लिख सकते हैं, दोबारा किसी पॉडकास्ट के अंदर हम उनको इंक्लूड ज़रूर से करेंगे। पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दें, और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।